हमारा हीरो शीरो अचानक पहुंच जाता है एक ऐसे गेम वर्ल्ड में जिसे वो सालों से खेलता आ रहा था। लेकिन इस बार फर्क ये था, अब ये गेम रियल बन चुका था और हर प्लेयर जो इसे खेल रहा था वो सब वहीं फंस चुके थे। अब कोई लॉग आउट नहीं, कोई एस्केप नहीं, बस सर्वाइवल। लेकिन शीरो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके दोस्त भी इस नए वर्ल्ड में आ चुके थे। मगर जब कुछ लोग उसके दोस्तों की बेइज्जती करने लगे, तब शीरो का अंदर का स्ट्रैटेजिस्ट और लीडर जाग गया। उसने ठान लिया अब वो सिर्फ जिएगा नहीं बल्कि इस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी ये एपिक जर्नी, एक गेमर से लेजेंड बनने तक की। ये सब शुरू हुआ था एपोक्लिप्स वाले दिन से। ये शीरो है, वो अकीहाबारा के जाने पहचाने शहर में अकेला उठा। उसे नम हवा और चमकती सनलाइट इतनी क्लियर महसूस हो रही थी कि मानो ये असली ही हो। उसके आसपास बाकी प्लेयर्स घबरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने गेम में पहन रखे आउटफिट्स क्यों पहने हैं और जीएम को बेवजह कॉल कर रहे थे। शीरो ने काम रहने की कोशिश की। उसने अपनी स्टेटस विंडो खोली और कंफर्म किया कि वो अपने स्किल्स, इक्विपमेंट्स और आइटम्स तक पहुंच सकता है, जिसमें डजनेक मैजिक बैग भी शामिल था। लेकिन जब उसने लॉग आउट फंक्शन इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो पूरी तरह डिसेबल्ड था। थोड़ी देर की होप के लिए उसने अपनी फ्रेंड लिस्ट खोली और देखा कि कई नेम्स अभी भी ऑनलाइन चमक रहे हैं, जिसमें नित्सुगुमी शामिल था। उसने तुरंत टेलीपैथी, एक वॉइस चैट फीचर का इस्तेमाल करके उससे कांटेक्ट किया और कुछ ही देर में दोनों फ्रेंड्स फिर से कनेक्ट हो गए। नित्सुगु, जो 2 साल बाद वापस लॉगिन हुआ था, उतना ही कंफ्यूज था, लेकिन उसने पहचान लिया कि उसका दोस्त शीरो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा उसने सोचा था। तेज आइज वाला आदमी, ग्लासेस पहने। साथ मिलकर उन्होंने कंफर्म किया कि वे एल्डर टेल की दुनिया में फंस गए थे। ठीक उसी समय नया एक्सपेंशन अपडेट नोवा स्फीयर पायोनियर्स रिलीज हुआ। इसका मतलब था कि गेम के दुनिया के बारे में उनका प्रीवियस नॉलेज अब आउटडेटेड हो सकता है और नए मॉन्स्टर्स, आइटम्स और क्वेस्ट कभी भी सामने आ सकते थे। भविष्य की अनसर्टेनिटी और घर लौटना आसान ना होने का एहसास करते हुए शीरो ने डिसाइड किया कि उनका फर्स्ट स्टेप इंफॉर्मेशन गैदर करना और इस नई वर्ल्ड को बेटर समझना होना चाहिए। जब वे डिस्कस कर रहे थे तभी अचानक उनका सामना एक फॉर्मर असैसिन साथी अकात्सुकी से हुआ, जो एक स्किल्ड लेकिन क्वाइट किलर था और अब एक लंबा टॉल मील के रूप में अपीयर हुआ। अकात्सुकी ने शिरो को तुरंत पहचान लिया और उसके पास आई, ग्रीटिंग करने के लिए नहीं बल्कि ऐसी मेडिसिन मांगने के लिए जो उसका फॉर्म बदल सके, एक रेयर आइटम जो उसे याद था कि शिरो के पास था। पता चला कि अकात्सुकी असल में एक लड़की थी और ऐसे बॉडी में फंसकर बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी जो उसका अपना नहीं था। शिरो द्वारा मेडिसिन दिए जाने के बाद अकात्सुकी अपने रियल फॉर्म में लौट आई, छोटी लेकिन अजाइल लड़की। शिरो की मदद के लिए ग्रेटफुल होकर उसने खुद को निंजा घोषित किया और शिरो का डेट चुकाने के लिए उसे अपना मास्टर मानकर अपनी सर्विस करने की कसम खाई। थोड़ी एम्बैरेसमेंट के बावजूद शिरो ने एक्सेप्ट किया और इस तरह उनकी ट्रियो बन गई। साथ मिलकर उन्होंने अकीहाबारा की एक्सप्लोरेशन शुरू की और देखा कि अब उस एरिया के लोग जो पहले एनपीसी कहे जाते थे, पहले से ज्यादा डेंस और लाइवली लग रहे थे। एक डिस्टर्बिंग बात तब सामने आई जब नित्सुबे ने कुछ राइस केक्स और ग्रीन टी खरीदी और पाया कि सभी कंज्यूमेबल्स का टेस्ट एक जैसा था, जैसे सोक्ड बिना सॉल्ट वाले क्रैकर्स। इससे ये ईयरी फीलिंग और भी गहरी हो गई कि वे एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी में फंस गए थे। उसी समय शीरो को क्रेसेंट मून अलायंस के गिल्ड मास्टर मेरियल का कॉल आया, जिसने उन्हें इन्फो शेयर करने के लिए अपने गिल्ड हॉल में इनवाइट किया। वहां उनकी मीटिंग एक चेयरफुल योगिनी प्रीस्टेस मेरियल और एक ह्यूमन पोएट हेनरिएटा से हुई। मेरियल ने कंफर्म किया कि गिल्ड के 19 मेंबर्स में से 18 फिलहाल अकीहाबारा में ऑनलाइन थे और जापानी सर्वर के 4 मेजर सिटीज में भी सिमिलर सिचुएशन थी। हालांकि टेलीपोर्टेशन गेट्स बिटवीन सिटीज बंद कर दिए गए थे, जिससे सभी आइसोलेटेड हो गए थे। इस केओस के बीच कुछ गिल्ड्स नए मेंबर्स रिक्रूट करने में एक्टिव थे। अब डिसबैंड हो चुके फेमस असैसिन ग्रुप डिबॉचरी टी पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में शीरो की रेपुटेशन को जानते हुए मेरियल ने उसे अपनी यूनियन में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। लेकिन शीरो ने यह कहकर रिफ्यूज किया कि वो अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वो समझ सकता था कि मेरियल भले ही हैप्पी दिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में सेल्फ कंट्रोल बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रही है। गिल्ड हॉल से बाहर निकलते ही तीनों इस बात पर चर्चा करने लगे कि अगर वे इस वर्ल्ड में मर जाएं तो क्या होगा। गेम में प्लेयर्स कैथीड्रल में जवाब देते थे, लेकिन अब कोई भी श्योर नहीं था। आंसर खोजने के लिए और इस नई वर्ल्ड में लड़ना सीखने के लिए शीरो ने डिसाइड किया कि उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। वो एटर्नल ट्वाइलाइट फॉरेस्ट में पहुंचे, एक एरिया जहां इवन लेवल 90 के लो लेवल मॉन्स्टर्स भी अटैक कर सकते थे।
थॉर्न्स वाले बैजर के खिलाफ फाइट ने फिर प्रूव किया कि गेम प्ले और रियल कॉम्बैट में बहुत बड़ा अंतर है। अटैकिंग मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए कमांड्स एग्जीक्यूट करना बहुत चैलेंजिंग था। हालांकि फाइट के दौरान शीरो को एक क्रूशियल रियलाइजेशन हुआ, मेन्यू से कमांड्स यूज करने के बजाय उन्हें अपनी बॉडी के थ्रू मोशन को फील करना होगा। उसकी एडवाइस मानकर अकात्सुकी ने इंस्टिंक्टिवली एक्ट किया और अपनी बॉडी से स्किल्स फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किए। नित्सुगु ने भी वही किया और एक पावरफुल शील्ड स्ट्राइक किया। उन्होंने इस वर्ल्ड का नया रूल डिस्कवर किया जहां स्किल्स और बॉडी एक हो गए। ये उनकी नई स्टोरी थी, एक ऐसी दुनिया में जहां लगभग 30,000 जापानीज प्लेयर्स और दुनिया भर के मिलियंस ऑफ प्लेयर्स फंसे थे, जिसे बाद में एपोक्लिप्स कहा गया। जब शीरो और उसकी टीम अकिहाबारा में सरवाइव करना सीख रहे थे, तभी नॉर्दर्न सिटी सुजुकी नो सुरारा से मदद की डेस्परेट प्ली आई। क्रेसेंट मून अलायंस का यंग मेंबर डेंजर में था। इस वर्ल्ड में जहां डेथ अब एंड नहीं थी, एक प्लेयर मॉन्स्टर से फाइट करते हुए गिर गया, लेकिन गेम की तरह ही उसे कैथीड्रल में रिवाइव कर दिया गया। इससे एक ट्रुथ कंफर्म हुआ और रिलीफ भी कि वे सचमुच इमॉर्टल थे। MMORPG एल्डर टेल की दुनिया में फंसा, जहां एस्टिमेटेड 30,000 जापानीज और वर्ल्ड वाइड मिलियंस ट्रैप थे। ये वर्ल्ड बन गई थी ऐसी रियलिटी जहां डेथ बस एक टेम्पररी इनकन्वीनियंस था। एक बैटल के बाद जिसमें शीरो ने अपना एस्ट्रल बाइंड स्किल यूज करके एनिमी को रूट से एलिमिनेट किया, उनके ग्रुप ने दिन का ट्रेनिंग समाप्त करने का डिसाइड किया। इस दौरान शीरो ने नए कॉम्बैट अप्रोच पर थिंक किया, जैसे उनकी बॉडी ने बेसिक बैटल मोशंस याद कर लिया था, जिससे वे एफर्टलेसली स्किल्स और स्पेल्स यूज कर सकते थे, बिल्कुल वॉइस कमांड्स की तरह, जब तक वे लड़ने का इंटेंशन रखते और एनिमी को अपने सामने देखते। हालांकि उसे ये रियलाइजेशन हुआ कि सिर्फ स्किल्स का इस्तेमाल करना और उनमें मास्टरी हासिल करना दो अलग चीजें हैं। इसके लिए कहीं ज्यादा टफ ट्रेनिंग की जरूरत होगी, शायद जैसे रियल मार्शल आर्टिस्ट करते हैं। अकात्सुकी ने आगे बढ़कर विल्डरनेस को अपनी असैसिन और ट्रैकर एबिलिटीज जैसे कि डार्क विजन, स्टेल्दी ऑब्जर्वेशन और साइलेंट मूवमेंट के लिए परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश की। वो बिना किसी वार्निंग के गायब हो गई, जिससे नित्सुगु उसके स्किल सेट को देखकर स्टन्ड रह गया। वापस लौटते हुए शीरो और नित्सुगु ने आकिहाबारा सिस्टम में डिटीरियोरेटिंग सिचुएशन पर डिस्कस किया। सुरक्षा सिस्टम तेजी से कोलैप्स हो रही थी। बड़े गिल्ड्स अपनी पावर का मिसयूज छोटे गिल्ड्स पर टिरेनी के लिए कर रहे थे, और इससे भी वर्स पीके यानी प्लेयर किलर्स की संख्या बढ़ रही थी, जो आइटम्स और वेल्थ चुराने के लिए मॉन्स्टर्स की बजाय दूसरे प्लेयर्स पर अटैक कर रहे थे। मिनी मैप की कमी और शहर के बाहर जीएम से कांटेक्ट ना कर पाने की वजह से एम्बुश करना आसान हो गया, जिससे स्पाइंग पहले से भी ज्यादा कॉमन हो गई। लॉका हॉस्पिटल एरिया से गुजरते हुए उन्हें अचानक ह्यूमन प्रेजेंस का फील हुआ। ये 4 पीकेस का स्क्वाड था, एक वॉरियर, 2 थीव्स और एक हीलर। कॉन्फिडेंट होकर पीकेस ने शीरो और उसके ग्रुप से डिमांड किया कि अगर वे सर्वाइव करना चाहते हैं तो अपनी सभी आइटम सरेंडर करें, लेकिन शीरो और नित्सुगु ने काउंटर अटैक करने का फैसला किया। शीरो ने तुरंत नित्सुगु को एंकर हाउल स्किल यूज करके उनका अटेंशन ग्रैब करने का ऑर्डर दिया, जो टॉन्ट करने की क्षमता रखता था, जिससे एनिमीज अटैक करने को मजबूर हो जाते थे, जबकि शीरो ने अपने मिरेकुलस मैजिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक टारगेट को इमोबिलाइज करने के लिए एस्ट्रल बाइंड का प्रयोग किया, फिर डिम लाइटनिंग, एक वीक ऑफेंसिव स्पेल था लेकिन टैक्टिकल पर्पस वाला, और फिर थॉर्न बाइंड हॉस्टेज, जिसने एनिमीज को ग्लोइंग थॉर्न्स से रैप किया, और जब कोई एलाई उस टारगेट पर अटैक करता तो 1000 डैमेज होता। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेज क्लास डायरेक्ट डिफेंस में स्ट्रांग नहीं था, लेकिन एनिमीज को वीकन करने और एलाइज एम्पावर करने में एक्सपर्ट था। जब पीके स्क्वाड ने अपने अटैक्स नित्सुगु पर फोकस किए, वे ये मिस कर गए कि अकात्सुकी साइलेंटली उनके पास आ गई थी और एस्ट्रल हिप्नोस का यूज करके हीलर को स्लीप में डाल दिया। जब तक पीकेस को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, अकात्सुकी ने जंगल में छुपे बाकी मेंबर्स का क्विक एलिमिनेशन कर दिया। उसने एक्सप्लेन किया कि शीरो की वीक लाइटनिंग सिर्फ वीक अटैक नहीं थी, बल्कि डार्क फॉरेस्ट में उसकी लाइट ने उन्हें ब्लाइंड कर दिया, जिससे वे ये देख नहीं पाए कि उनके हीलर को पहले ही एलिमिनेट कर दिया गया था। उनके स्लॉपी कोऑर्डिनेशन और टीममेट्स की स्थिति पर ध्यान ना देने की वजह से उनकी कैटास्ट्रॉफिक डिफीट हुई। बैटल के बाद ग्रुप ने एस्केलेटिंग पीके इंसिडेंट्स के रूट कॉज पर विचार किया। शीरो ने कंक्लूड किया कि समस्या सिर्फ प्रॉफिट की नहीं थी, बल्कि एमलेसनेस की थी। ऐसी दुनिया में जहां फूड भले ही ब्लैंड हो, हमेशा अवेलेबल रहता था, लो लेवल मॉन्स्टर्स को हंट करके इजीली पैसा कमाया जा सकता था, और डेथ परमानेंट नहीं थी, कई प्लेयर्स खुद को लॉस्ट और डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे थे। वे बस मर नहीं रहे थे, बल्कि सच में जी रहे थे, और कुछ लोग इस एम्प्टीनेस को भरने के लिए दूसरों को हार्म करने लगे। हालांकि शीरो और उसके ग्रुप को जल्द ही नया पर्पस मिला, जब मैरियल उनके पास क्रूशियल प्ली लेकर आई कि उसके गिल्ड की एक लड़की है सेरारा नाम की, जो नॉर्दर्न सिटी सुजुकीनो में ट्रैप्ड है और डेंजर में है। टेलीपोर्टेशन गेट्स अभी भी बंद थे और पहुंचने का ओनली वे पैदल या हॉर्स बैक पर 425 किलोमीटर्स की जर्नी थी। मैरियल ने अपने हाईएस्ट लेवल मेंबर्स से रेस्क्यू स्क्वाड भेजने का प्लान किया, लेकिन शीरो ने जल्द ही एस्टिमेट कर लिया कि ऐसा मिशन ऑलमोस्ट सर्टेनली फेल होगा।
कुछ प्लानिंग के बाद और नित्सुगु और अकात्सुकी के कोलैबोरेशन से शीरो ने डिसाइड किया कि वे खुद सेरारा को रेस्क्यू करेंगे। उसने कहा कि जब कोई फ्रेंड ट्रबल में होता है तो उसकी हेल्प करना नेचुरल है, और भले ही उनके पास कोई ग्रैंड पर्पस ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि वे पीकेस जैसे नीच बन जाएं। ये उनका जवाब था कि वे एक ऐसा मिशन अंडरटेक करेंगे जो कभी डिबॉचरी टी पार्टी की लेजेंडरी स्पिरिट की याद दिलाती है। अपने प्रॉमिस को एफिशिएंटली पूरा करने के लिए शीरो ने एक सीक्रेट रिवील किया जिसे उसने लॉन्ग टाइम से हाइड किया था। उसने डेडली फील्ड्स पर हेड्स ब्रीच रेड पर सक्सेसफुल विक्ट्री से मिलने वाले रेयर समनिंग विसल्स का यूज करके ग्रिफिन को बुलाया। ये मैजेस्टिक फ्लाइंग क्रिएचर उन्हें नॉर्थ की लंबी जर्नी हॉर्सबैक के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से कंप्लीट करने में केपेबल बनाते थे। जैसे ही नाइत्सुगु ने एक्साइटमेंट में उड़ान भरी, शीरो ने अकात्सुकी को अपने पीछे राइड करने दिया और फिर दोनों स्काई में सोर हो गए। शुरू में अकात्सुकी थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जल्द ही उसने क्लियर ब्लू स्काई के नीचे ब्रेथ टेकिंग व्यूज और हवा में फ्लोट करते हुए फ्रीडम का थ्रिलिंग सेंसेशन महसूस किया। इस तरह तीनों का रेस्क्यू मिशन ऑफिशियली शुरू हो गया। शीरो का ग्रुप आकिबारा छोड़कर 3 दिन हो चुके थे। वे सरारा नाम की एक छोटी लड़की को रेस्क्यू करने निकले थे जो नॉर्दर्न सिटी सुजुकिनो में ट्रैप थी और डेंजर में थी। ग्रिफिन की मदद से, हालांकि उनकी डेली फ्लाइट लिमिट केवल 4 घंटे की ही थी, वे इतनी डिस्टेंस कवर करने में सफल हो गए जो हॉर्सबैक जर्नी में 2 वीक्स लगते। जैसे ही वे टीयरस्टोन माउंटेन्स के ऊपर से उड़ रहे थे, उन्होंने कई वाइवर्न्स को स्काई में देखते हुए नोटिस किया जो कंफर्म कर रहा था कि मॉन्स्टर्स अभी भी फेमिलियर जोन्स में एक्टिव हैं। ये रियलाइज करते हुए कि माउंटेन रेंज के ऊपर से उड़ना बहुत डेंजरस होगा, शीरो ने पाम डीप नाम के एक एंशिएंट अंडरग्राउंड रूट से जर्नी करने का अल्टरनेट प्लान अपनाया। अंदर एंटर करते ही ग्रुप उसकी मैसिव ग्रैंडर को देखकर अमेज रह गया। टनल्स और एंशिएंट माइंस का एक वास्ट और कॉम्प्लेक्स मेज जो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखी गई किसी भी चीज से बहुत बड़ा और अस्टॉनिशिंग था। हालांकि रियलिटी में डीके भी था। केव के कई पार्ट्स कोलैप्स हो चुके थे जो गेम में दिखाए गए से काफी डिफरेंट थे। इसके जल्द बाद उनका एनकाउंटर रैटमैन्स के ग्रुप से हुआ जो वर्ल्ड की हाफ ह्यूमन रेसेस में से एक थी। हालांकि लो लेवल मॉन्स्टर्स डिजीज स्प्रेड कर सकते थे, फिर भी उन्होंने अटैक नहीं किया। उनकी इंस्टिंक्ट ने सिग्नल दिया कि उनका और शीरो के ग्रुप का लेवल गैप बहुत बड़ा था। फिर भी शीरो ने नोटिस किया कि अगर वे सराउंड कर लें तो वे डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए वेस्टिंग टाइम और डिजीज एक्सपोजर से बचने के लिए उसने डिसाइड किया कि उन्हें कोई ऑल्टरनेट पाथ अडॉप्ट करना चाहिए। थोड़ी रेस्ट के दौरान उन्हें वर्ल्ड की सबसे हार्श ट्रूथ याद आई, ब्लैंड फूड। मेन्यू के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्रिपेयर होने पर भी सी फूड करी से लेकर जम्बलाया तक हर डिश का टेस्ट प्लेन पॉलिश जैसा ब्लैंड था। हालांकि शुगर, सॉल्ट और फ्रूट जैसी रॉ इंग्रेडिएंट्स का ओरिजिनल फ्लेवर मेंटेन रहता, लेकिन मिक्स करने पर सिर्फ ब्लैंड सॉल्टी या स्वीट पॉरिज बनता, जिससे वे फास्ट फूड और कन्वीनियंट स्टोर बेंटो बॉक्सेस के टेस्ट की क्रेविंग करते। उसी समय शीरो को मैरियल का एक टेलीपैथिक कॉल आया। उसने बताया कि उसने टेलीपैथी के जरिए सिरारा से सक्सेसफुली संपर्क कर लिया है, लड़की सेफ है और इस वक्त सुजुकिनो में एक काइंड प्लेयर उसकी रक्षा कर रहा है। वहीं सुजुकिनो में सिरारा अपनी हाइडिंग स्पॉट पे काफ़ी बोर्ड थी, बेकार सब क्लास की मेट की अपनी चॉइस पर रिग्रेट कर रही थी और क्लीनिंग करके टाइम पास कर रही थी, जिससे एक्सीडेंटली उसकी मेड लेवल बढ़ गई। कुछ ही देर बाद जिसने उसे रेस्क्यू किया और शेल्टर दिया था, नियांटोर नाम का एक कैट ह्यूमन शहर की स्थिति के बारे में हॉरिफाइंग न्यूज़ लेकर लौटा। ब्रिगेंडिया गिल्ड टेरर फैल रहा था, लूट कर रहा था और दूसरे प्लेयर्स और सिटीजन्स दोनों को टॉर्मेंट कर रहा था। फिर भी उसने सिरारा को रीअश्योर किया और बताया कि रेस्क्यू टीम कल आफ्टरनून तक पहुंच जाएगी। पाम डीप में वापस आकर शीरो का ग्रुप एक बड़ी ऑब्स्टिकल का सामना करने लगा। जब वे उस रिकिटी ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, वो अचानक कोलैप्स हो गया और शीरो गॉर्ज में गिर गया। फ्री फॉल के उस मोमेंट में शीरो के माइंड में मेमोरीज फ्लैश हुई। उसे याद आया कि वो एक इंट्रोवर्टेड पर्सन था जो हमेशा लोनलीनेस फील करता, दोस्तों के बीच भी, और कैसे एल्डर टेल ही उसका स्केप बन गया था। अपने वास्ट नॉलेज की वजह से वो जल्दी एक रेस्पेक्टेड वेटरन प्लेयर बन गया, लेकिन उसकी फेम उसे डिस्टर्ब भी करती थी क्योंकि लोग रेयर आइटम्स और इन्फॉर्मेशन के लिए लगातार एक्सप्लॉइट करते रहते थे, जिससे वो एग्जॉस्टेड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। फिर उसे अपने लाइफ के हैप्पीएस्ट डेज याद आए जब वो डिबॉचरी टी पार्टी का मेंबर था, ट्रू फ्रेंड्स के साथ एडवेंचरस जर्नीज करता और डिस्कवरी का थ्रिल फील करता। उन मेमोरीज ने उसे स्ट्रेंथ दी और डार्कनेस में गिरने से ठीक पहले अकात्सुकी ने उसे रेस्क्यू करने के लिए पीछे कूदा, जबकि नित्सुगु ने दोनों को सेफ बाहर खींच लिया। कॉन्शियस होने पर उसने दोनों दोस्तों को थैंक्स कहा और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके लेवल 90 के बॉडीज़ उनकी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। न सिर्फ उन्हें एपोकलिप्स से मिनिमल इंजरीज आई थीं, बल्कि लंबी जर्नी के बावजूद फटीग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। उनकी कॉन्वर्सेशन में जल्द ही एक अनएक्सपेक्टेड फैक्ट सामने आया। अकात्सुकी असल में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, जिससे नित्सुगु बहुत सरप्राइज हुआ, जो टीजिंग से खुद को रोक नहीं पाया और बदले में उसकी हमेशा की तरह शार्प किक्स झेलनी पड़ी। उनकी जर्नी तब तक कंटिन्यू रही जब तक अचानक एक जाइगेंटिक रैट मॉन्स्टर रैटमासो उनके पाथ में आया, जो उन्हें लगा कि नोवा स्फीयर पायोनियर्स एक्सपेंशन में शामिल नए मॉन्स्टर्स में से एक है। कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन न होने पर ग्रुप ने फाइट करने का फैसला किया। नित्सुगु ने उस क्रीचर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए आगे बढ़ा।
शीरो ने लगातार डैमेज देने के लिए थॉर्नबाइंड हॉस्टेज, एनिमी के एस्केप कैपेबिलिटी रिड्यूस करने के लिए माइंड शॉक और अकात्सुकी की अटैक पावर बूस्ट करने के लिए कीन एज जैसे सपोर्ट स्पेल्स का इस्तेमाल किया। फिर उसने एक लीथल असैसिन स्ट्राइक से मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर दिया। एनिमी डिफीट होने के बाद उन्हें फाइनली अंडरग्राउंड एरिया से निकलने का रास्ता मिला और उनका रिवॉर्ड माउंटेन पीक पर एक ब्रेथ टेकिंग सनराइज का व्यू था। शीरो को ये रियलाइजेशन हुआ कि हालांकि मैनी प्लेयर्स ने गेम में ये सीन देखा होगा, लेकिन वे इस रियल वर्ल्ड में इसे देखने वाले पहले ब्रेव सोल्स थे। एक ट्रू विक्ट्री, एक रियल डिस्कवरी जिसने उनके सारे एफर्ट्स को जेन्युइनली मीनिंगफुल बना दिया। हालांकि सुजुकी नु की सीरीन ब्यूटी के कॉन्ट्रास्ट में ब्रिगेंडिया गिल्ड और उसके लीडर डेमिकस की क्रुएल्टी अनअबरेटेड जारी रही। उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को सिलारा और कैटमैन नियांटा की तलाश में सिटी की थरो सर्च करने का ऑर्डर दिया। स्टोरी एल्डर टेल की वर्ल्ड में सेट है, जो हाफ गाया प्रोजेक्ट पर बेस्ड एक रीजन है जिसे रियल अर्थ के हाफ स्केल में रिक्रिएट किया गया है, जहाँ पे जापान लाइक टेरेन को यामाटा क्रीसेंट आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। इसके नॉर्दर्न टिप पर एसो एम्पायर है, जो शीरो के ग्रुप का भी बेस है। जैसे ही वो सुजुकी नु सिटी के पास पहुंचे, उन्होंने ब्रिगेंडिया गिल्ड के बारे में डिस्कस किया, जो तब भी नोटोरियस था जब एल्डर टेल सिर्फ एक गेम था, और अब इस रियल वर्ल्ड में भी वो पानी की तरह, फिश की तरह फ्लरिश कर रहे थे और फ्रीली टेरर फैला रहे थे। कॉल एंड होने के बाद शीरो ने अकात्सुकी को अपनी स्ट्रैटेजी समझाई। वो सिरारा और इसके प्रोटेक्टर से सिटी के बाहर नहीं बल्कि अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई फाइट हुआ और वे पेरिश हुए तो वे आकीहाबारा कैथेड्रल में रिस्पॉन होंगे, जबकि सिरारा सुजुकिनो कैथेड्रल में क्राफ्ट रहेगी। इसके अलावा क्योंकि सिरारा ब्रिगेंडिया मेंबर के फ्रेंड लिस्ट में थी, जैसे ही वो अपने प्राइवेट जेव जोन से बाहर निकलेगी उसे ट्रैक कर लिया जाएगा। इसीलिए उन्हें एनिमी के पहुंचने से पहले फास्ट और डिसाइसिव एक्शन लेना था। शीरो के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए अकात्सुकी ने अपने ट्रैकर क्लास स्किल्स हाइड और मूव स्टेल्थिली को यूज करके इनविजिबल हो गई, जबकि ग्रुप ने अपना रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया। जैसे ही वो सुजुकिनो सिटी में एंटर हुए, ब्रिगेंडिया मेंबर्स ने उनकी प्रेजेंस इंस्टेंटली डिटेक्ट कर ली, जो सिलारा की फ्रंटिक सर्च में थे। हालांकि शीरो का ग्रुप जल्द ही टाइम कॉरिडोर नाम के लोकेशन पर पहुंच गया, जहां उन्हें सिरारा मिली। उन्हें सरप्राइज हुआ कि जिसने उसे रेस्क्यू और प्रोटेक्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि नियंटा था, जो लेवल 90 का कैटमैन स्टाइल ब्रेव और एक ओल्ड टीममेट था, जिसे शीरो ने कभी उस लेजेंडरी टी पार्टी के दिनों में लीडर कहा था। इस अनएक्सपेक्टेड रियूनियन ने इमेंस जॉय और रिन्यूड कॉन्फिडेंस ला दिया। अपने जेंटलमैन बिहेवियर और मी म्यू स्टाइल कम्युनिकेशन की वजह से नियांटा इमीडिएटली आकेहाबारा वापस जाने के लिए रेडी हो गया, जो कि अब उसके पास सुजुकिनो में रहने का कोई रीज़न नहीं था। हालांकि जैसे ही वे डिपार्चर के वाले थे, अकात्सुकी ने बताया कि एनिमीज नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहे हैं, जिनका लीड एक जायंट बियर लाइक वॉरियर है, जिसकी आइडेंटिटी नियांटा ने ब्रिगेंडिया के लीडर डेमिकस के रूप में की। विदाउट हेजिटेशन वे बैक रूट से जल्दी एस्केप करने लगे, लेकिन कुछ ही देर में ब्रिगेंडिया की पूरी आर्मी ने उन्हें सराउंड कर लिया। डेमिकस ने सिरारा का मॉक किया और थ्रेटन किया, और नियांटा को पहले मारकर उसकी करेज को तोड़ने और उसे सबऑर्डिनेट बनाने की प्लानिंग बनाई। एक मैसिव आर्मी का सामना करते हुए सिरारा फियर से ट्रेम्बल करने लगी, लेकिन नियांटा और शीरो पूरी तरह काम थे। शीरो ने डेमिकस को टॉन्ट किया, उसे डेमी ग्लेस कहा और उसकी कावर्डीज का मजाक उड़ाया। फिर मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स के बीच डुएल का प्रपोजल रखा ताकि मैटर परमानेंटली सेटल हो जाए। शीरो ने क्लेवरली डेमिकस का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट किया और उसकी जगह ग्रे स्टील के मेज लॉन्डाक की ओर पॉइंट किया, जो ज़्यादा कैपेबल वॉरियर लग रहा था। आखिरकार अपने ईगो को डीप वूंड पहुंचाते हुए डेमिकस ने रोअर किया और नियांटा के साथ डुएल एक्सेप्ट किया। बैटल शुरू हुआ। लेवल 90 के मॉन्क डेमिकस तेजी से लगातार अटैक्स की बारिश करते हुए आगे बढ़ा, जबकि नायंटा ने अपनी एजिलिटी और ड्यूल स्वॉर्ड मास्टरी का इस्तेमाल करते हुए उसे चकमा दिया और काउंटर किया। अपनी स्किल और प्रिसीजन से उसने डेमिकस की अटैक पावर, डिफेंस और इवेसिवनेस वीकन कर दी, जिससे धीरे धीरे बैटल उसका फेवर में हो गया। जब हार का रियलाइजेशन हुआ, डेमिकस ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और अपने गिल्ड मेंबर्स को फाइट में शामिल होने का ऑर्डर दिया। नित्सुबुले तुरंत दुश्मन के हीलर्स का ध्यान ग्रैब करने के लिए अपना स्किल एंकर हाउल एक्टिवेट किया, जबकि सरारा ने शीरो के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए नायंटा और नित्सुगु को हील करना शुरू किया। हालांकि अपनी लो लेवल के कारण वो जल्दी ही एग्जॉस्टेड हो गई। जैसे ही नित्सुगु की हेल्थ क्रिटिकली लो हुई, शीरो ने उसे अपना अल्टीमेट डिफेंसिव स्किल कैसल ऑफ स्टोन इस्तेमाल करने का संकेत दिया। एक टेक्निक जो 10 सेकंड्स के लिए अनब्रेकेबल बैरियर बनाती थी, लेकिन कूल डाउन 10 मिनट्स का था। डेमिकस और उसके सबॉर्डिनेट्स ने मॉक करते हुए हंसी उड़ाई, सोचकर कि ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब एक कैलकुलेटेड मनूवर का हिस्सा था। उन क्रूशियल 10 सेकंड्स में सेरारा ने अपनी पूरी ताकत नित्सुगु की हेल्थ को फुल्ली रिस्टोर करने में डाल दी, और जैसे ही कैसल ऑफ स्टोन एक्सपायर हुआ, शीरो ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला। उसने डेमिकस पर थॉर्नबाइंड हॉस्टेज कास्ट किया, और ठीक उसी समय नायंटा आगे बढ़ा और 2 सेकंड से भी कम में 9 हिट की शानदार चेन डिलीवर की।
पहले 5 हिट्स ने इनिशियल स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय किया और 5000 डैमेज दी। फिर परफेक्ट मिली सेकेंड टाइमिंग के साथ शीरो ने थॉर्न बाइंड हॉस्टेज को उसी मोमेंट फिर से एक्टिवेट किया जब उसका कूलडाउन रीसेट हुआ, और नायंटा के नेक्स्ट 4 हिट्स ने स्पाइक्स के सेकंड सेट को ट्रिगर किया और 4000 डैमेज दी। वेपन डैमेज के साथ इस डेविस्टेटिंग कॉम्बो ने डेमिकस की हेल्थ बार एक पल में पूरी तरह से वाइप कर दी, जिससे वो और पूरा ब्रिगेंडिया गिल्ड शॉक और डिसबिलीफ में रह गया। अपने लीडर की डिफीट के बाद शीरो ने विक्ट्री अनाउंस की और बताया कि सुजुकिनो और अकीहाब्रा के बीच का पाथ अब सेफ है, जिससे ब्रिगेंडिया का टेरर खत्म हुआ। कैथीड्रल में वापस भेजे जाने से पहले डेमिकस ने वॉक किया कि वो ग्लासेस वेयरिंग विलन शीरो का फेस कभी नहीं भूलेगा। बिना कोई डिले किए ग्रुप ने अपनी स्वॉर्ड्स स्काई में रेस की और अपने एनिमीज के एस्टॉनिशमेंट के बीच सुजुकिनो से एस्केप कर लिया। घर लौटते हुए आकात्सुकी ने उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम वर्क को याद किया जिसे उसने अभी अभी देखा था। बिना एक वर्ड बोले फ्लॉलेस स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होती हुई और वे साथ में घर आकीहाब्रा की ओर चले। एल्डर टील के वर्ल्ड में नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स या एनपीसीज यूजुअली लाइफलेस होते थे, जो प्री प्रोग्राम डायलॉग्स एंडलेसली रिपीट करते और केवल अपने गेम डेजिग्नेटेड रोल्स प्ले करने के लिए एग्जिस्ट करते थे। लेकिन कैटाक्लिज्म के बाद एक प्रोफाउंड चेंज आया था। सुजुकिनो से सेरारा को सक्सेसफुली रेस्क्यू करने और ग्रिफिन्स पर लिपुपोर्ट चैनल क्रॉस करने के बाद ग्रुप ने कैंप सेटअप किया और रेस्ट करने का फैसला किया। यहीं पर एक अनप्रेसिडेंटेड डिस्कवरी ने इस वर्ल्ड के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से बदल दी। नायंटा, जिसका सब क्लास लेवल 90 शेफ था, गेम के मेन्यू सिस्टम पर निर्भर हुए बिना गैदर्ड रॉ मटेरियल से हाथ से खाना बनाया और रियल फ्लेवरफुल डिशेस प्रिपेयर किए। सुगंधित ग्रिल्ड मीट और रिच सॉस का एक लैविश फीस्ट जिसने लंबे समय से चल रहे ब्लैंड फूड रूल को तोड़ दिया। ये प्रूव करता था कि इस न्यू रियलिटी में कुकिंग जैसी स्किल्स अब सिर्फ गेम मैकेनिक्स नहीं रह गई थी, बल्कि रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटीज बन गई थी जो प्रॉपर एक्सपर्टीज होने पर टैंजिबल रिजल्ट्स दे सकती थी। सैटिस्फाइंग मील के बाद ग्रुप ने फॉर्मली एक दूसरे का परिचय लिया, जिसमें अकात्सुकी और सेरारा को पता चला कि शीरो, मित्सुगु और नायंटा कभी डिबॉचरी टी पार्टी नाम के रिनाउंड रोग ग्रुप के मेन मेंबर्स थे। एक ग्रुप जिसे गिल्ड नहीं कहा जाता बल्कि एलीट प्लेयर्स का एक सर्कल था जो एडवेंचर के लिए सेम पैशन रखते थे। ये ट्रूथ उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन और ग्रिफिन जैसी रेयर आइटम्स की ओनरशिप के बारे में बताती थी। इससे अकात्सुकी की शीरो के प्रति एडमिरेशन और बढ़ गई। कन्वर्सेशन में शीरो ने 2 नॉविस प्लेयर्स टोया और मनोरी नाम के ट्विन सिबलिंग्स को याद किया, जिनकी उसने पहले मदद की थी। मेंटर सिस्टम का यूज करते हुए, जो एक रेयर फीचर है और हाई लेवल प्लेयर्स को अलाउ करता है कि वो न्यूबीज के साथ प्ले करने के लिए टेम्पररी लेवल रिड्यूस करें, उसने उनके अर्ली गेम स्टेप्स में गाइडेंस और सपोर्ट दिया था। हालांकि कैटाक्लिज्म के बाद कॉन्टैक्ट टूट गया था, लेकिन उसे पता था कि वो किसी गिल्ड में शामिल हो गए हैं। रिटर्न जर्नी में अचानक हुई टोरेंशियल रेन ने उन्हें शेल्टर लेने पर मजबूर किया और कोइंसिडेंस से वो अर्ब प्लेटो पर स्थित एक स्मॉल सेटलमेंट अर्ब विलेज पहुंच गए। वहां पर उनका सामना उन एनपीसी से हुआ जिन्हें अब पीपल ऑफ द लैंड के नाम से जाना जाता था, जो उन लाइफलेस रेपिटेटिव कैरेक्टर से बिल्कुल अलग थे जिन्हें वो गेम में जानते थे। एल्डर फेडर की लीडरशिप के अंदर अर्ब के विलेजर्स में अपनी पर्सनैलिटीज, इमोशंस और मेमोरीज थीं। उनके अपने फैमिलीज और लाइफ स्टोरीज थीं, जैसे कि कैसे ओल्ड फेडर ने अपनी डॉटर इन लॉ को क्लिनिक ले जाने के लिए एक ब्लिजर्ड क्रॉस किया। इस कन्वर्सेशन ने शीरो को इस वर्ल्ड के ट्रू नेचर पर डीपली रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि इस अर्थ के लोग सच में ह्यूमन थे, जो अपनी लैंड के साथ हार्मनी में रहते और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीते थे। इससे एक प्रोफाउंड क्वेश्चन उठता है, शायद यही ब्रेव सोल्स थे जिनके पास पावरफुल बॉडीज और एंडलेस रिस्पॉन्ड की एबिलिटी थी और जो इस वर्ल्ड में ट्रू एनॉमलीज थे। उस इवनिंग विलेजर्स ने उन्हें लोकल डेलिकेसीज जैसे पनीर और सॉसेजेस सर्व किए, जिनका इंग्रेडिएंट टाइप फूड्स के रूप में रिस्पेक्ट किया गया और उनका ऑथेंटिक टेस्ट बना रहा, जिससे प्रोफेशनल स्किल इंपॉर्टेंस का प्रिंसिपल और रीइंफोर्स हुआ। इसी बीच आकीहाब्रा में एक बिल्कुल अलग सीन अनफोल्ड हो रहा था। सिटी केओटिक काम में डूबी हुई थी, जहां स्ट्रॉन्ग लोग वीक पर अटैक कर रहे थे। ट्विन सिबलिंग्स टोया और मनोरी ट्रैप होने के बाद सेफ्टी की उम्मीद में गिल्ड ज्वाइन कर गए थे, लेकिन उसके बजाय उन्हें मर्सीलेसली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। उन्हें दिन भर मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए मजबूर किया जाता और अगर कोटा पूरा नहीं किया तो पनिशमेंट मिलती। उनकी लाइफ डेस्पेयर और सफरिंग से भरी हुई थी। अपने वर्स्ट मोमेंट्स में मनोरी अक्सर सोचती कि उसकी जगह उसकी टीचर शीरो क्या करती। अगले दिन जब टोया काम कर रहा था तो स्क्वायर में एक फेमिलियर वॉइस गूंजी, मैरियल की वॉइस, जो अनाउंस कर रही थी सेरारा की सेफ रिटर्न। उस फ्लीटिंग मोमेंट में टोया के भीतर होप की एक किरण जग गई। वो आवाज की ओर दौड़ा और आखिरकार शीरो को देख पाया, वो मेंटर जिससे वो फिर से देखने के लिए तरस रहे थे। फिर भी उसने डिसीजन लिया कि वो उसके पास नहीं जाएगा, बल्कि अपना फेस मोड़कर अपने स्ट्रगल्स खुद फेस करेगा। एल्डर टेल की नई दुनिया में गिल्ड्स अब एक बेहद क्रूशल रोल निभाते थे। वो अब सिर्फ टेम्पररी प्लेयर ग्रुप्स नहीं थे,
बल्कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस थे जो शेयर्ड स्टोरेज, प्राइवेट कम्युनिकेशन सिस्टम्स और सबसे इंपॉर्टेंट गिल्ड हॉल तक एक्सेस जैसी सुविधाएं प्रदान करते थे। सेरारा की सेफ रिटर्न पर उसके क्रेसेंट मून अलायंस गिल्ड ने एक ग्रैंड वेलकम फीस का आयोजन किया। ये इवेंट खास इसलिए था क्योंकि पहली बार नियांटा के कुलिनरी स्किल्स के चलते सभी को रियल फ्लेवर वाला खाना खाने का मौका मिला था। हालांकि इस खुशी के साथ ये रियलाइजेशन भी आया कि हर कोई ऐसा स्वाद नहीं बना सकता। इसके लिए स्पेसिफिक लेवल के शेफ्स की एक्सपर्टीज चाहिए होती थी और इवन विद इन सेम लेवल शेफ्स टेस्ट अलग अलग होता था और ये सब इंडिविजुअल स्किल पर डिपेंड करता था। इस डिस्कवरी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए मैरियम ने कुछ समय के लिए सिटी में अननेसेसरी केओस को सीक्रेट रखने का डिसीजन लिया। फीस के दौरान जब एटमॉस्फेयर लाइवली और चेयरफुल था, शेरो ने मैरियल से प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने पूछा कि उनकी एब्सेंस के दौरान आखिहबारा की स्थिति क्या रही और मैरियल ने पेसिमिस्टिक टोन में बताया कि हालांकि इंसिडेंट्स में कमी आई है, सिटी में एक अंडरग्राउंड सोशल सिस्टम डेवलप हो रही है। यहाँ पर 1500 प्लस मेंबर्स वाले पावरफुल गिल्ड्स जैसे डीडीडी धीरे धीरे अनरिटन रूल्स एस्टैब्लिश कर रहे थे और बेस्ट हंटिंग ग्राउंड्स पर कंट्रोल पा रहे थे, जिससे स्मॉलर गिल्ड्स नुकसान में थे। सिचुएशन तब और कॉम्प्लेक्स हो गई जब ब्लैक स्वॉर्ड नाइट्स और सिल्वर स्वॉर्ड जैसे अन्य पावरफुल गिल्ड्स संख्या में कम्पीट ना कर पाने के कारण नए एक्सपेंशन में लेवल कैप बढ़ाने के बाद 91 और इवन 100 तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, फोकसिंग ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसे अचीव करने के लिए उन्होंने हेमलिन जैसे एक नोटोरियस गिल्ड के साथ भी अलायंस कर ली। ये सब सुनकर शिरो डीपली कंटेम्पलेटिव हो गया। उसे ये रियलाइजेशन हुआ कि आखिहबारा में फैली केओस और करप्शन किसी सिंगल व्यक्ति की गलती नहीं थी, बल्कि उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि उसने बाय स्टैंडर्ड बनकर कुछ नहीं किया था। अब वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। उसके थॉट्स तब ब्रेक हुए जब उसे अपने ट्विन सिबलिंग्स टोया और मानोरी की याद आई, जिन्हें उसने पहले गाइड किया था। वे इस समय हेमलिन गिल्ड में थे। गिल्ट और रिमॉर्स ने उसे एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। एक स्लीपलेस नाइट के बाद और नियांटा के साथ रिलेशनशिप्स के नेचर और मीनिंगफुल इम्पैक्ट बनाने की इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन के बाद शिरो ने फाइनली अपना डिसीजन लिया। उसने तय किया कि अब ना तो वो भागेगा और ना ही सिस्टम को ब्लेम करेगा। अब उसे खुद ही बदलाव लाना होगा। शिरो ने कफ बेस्ड सिंपल कोड सिस्टम का यूज करके मानोरी से कांटेक्ट किया और उनके सिबलिंग्स की सिचुएशन कंफर्म की। उसने प्रॉमिस किया कि वो उन्हें रेस्क्यू करेगा और कहा कि वो उस पर ट्रस्ट करें। इसके ठीक बाद उसने नाइट्सुगु, अकात्सुकी, नियांटा, सेरारा और पूरे क्रेसेंट मून अलायंस गिल्ड को असेंबल किया। उन्होंने अनाउंस किया कि वो न केवल टोया और मानोरी को हेमलिन से रेस्क्यू करेंगे, बल्कि पूरे आकिहाबारा सिटी को क्लीन करने की अपनी योजना भी इंप्लीमेंट करेंगे। उन्होंने सिटी में रैम्पेंट कावर्डाइज, पेटेनेस और सफरिंग की कंडेमनेशन की, एक ऐसी जगह जहां लोग असली में जीने के बजाय सिर्फ एग्जिस्ट करते थे। उन्होंने एम्फसाइज किया कि 30,000 प्लेयर्स कोई बड़ी संख्या नहीं है और लोग इस वर्ल्ड को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उन्हें और भी डिटरमाइन होना होगा। देयर प्लान स्टार्ट हुआ 5 मिलियन गोल्ड के इनिशियल कैपिटल से, जो एक इनॉर्मस सम थी। हालांकि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पैसा सिर्फ शुरुआत है, सबसे क्रूशियल चीज थी होप और गुडविल ऑफ एवरीवन। उनका बिलीव था कि अगर सिटी के सभी पैशनेट रेजिडेंट्स यूनाइट होकर अपनी स्ट्रेंथ लगाएं तो विक्ट्री पॉसिबल है। इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपना खुद का गिल्ड बनाएंगे। सबकी सरप्राइज और एक्साइटमेंट के बीच शिरो ने अपने गिल्ड का नाम लॉग होराइजन डिक्लेयर किया। क्लियर गोल और बोल्ड प्लान के साथ शिरो ने आकिहाबारा का फेस बदलने के अपने कैंपेन का पहला स्टेप शुरू किया। उसे चाहिए थी 5 मिलियन गोल्ड की मैसिव फंड, जो मैरियल और हेनरिएटा के लिए इमेजिनेबल नहीं थी, क्योंकि उनका पूरा ट्रेजर सिर्फ 60,000 गोल्ड का था। प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए शिरो के लीडरशिप में पूरा गिल्ड एक्टिव हो गया। वो वाइल्ड बोस को हंट करना शुरू कर दिया, लेकिन लूट के बजाय इनका फोकस अलाइव कैप्चर पर था। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर कोई स्किल्ड शेफ कैप्चर्ड एनिमल्स को कुक करे तो पूरे क्रीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मटेरियल ज़्यादा एफिशिएंटली मिल सकते थे लूट कलेक्ट करने से ज़्यादा। इसी बीच गिल्ड हॉल में नियांटा उन प्लेयर्स के लिए इंस्ट्रक्टर बन गया जो कुकिंग स्किल सीखना चाहते थे। उन्होंने उन्हें सीजनिंग्स और रियल फ्लेवर्स वाले डिशेस बनाने की टेक्निक सिखाई। इसी बीच हालांकि मेरिल पेपर वर्क में नहीं थी, फिर भी उसे शिरो और हेनरिएटा द्वारा तैयार किए गए एक्सटेंसिव बजट्स और डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने पड़े। शिरो ने टायरलेसली मेहनत की और डिटेल प्लान्स तैयार किए। आकिहाबारा के सभी गिल्ड्स की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने और उनकी स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज और मैन पावर का एनालिसिस करने के बाद यहाँ तक कि हेनरिएटा भी शिरो की स्ट्रैटेजी की कूल प्रिसिशन और एफिशिएंसी देखकर इम्प्रेस्ड हुए बिना नहीं रह सकी। उसे धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि बिना किसी कानून वाली इस वर्ल्ड में उन्हें खुद के बनाए हुए रूल्स की एक नई व्यवस्था खड़ी करनी होगी, ऐसी जो लोगों को सेटिस्फाई रखे और साथ ही लीगल तरीके से प्रॉफिट भी दे सके। कई दिनों की नॉनस्टॉप प्रिपरेशन के बाद फाइनली शिरो की प्लान अब रियलिटी में उतरने वाली थी। क्रेसेंट मून अलायंस ने सेंट्रल प्लाजा में क्रेसेंट बर्गर नाम से एक छोटा सा फूड स्टॉल खोला, जहां उनका मेन डिश था एक हेवनली सेंटेड हैमबर्गर। प्लेयर्स ने ऐसा स्वाद तो इमेजिन भी नहीं किया था। सॉफ्ट ब्रेड, स्मोकी पैटी और रियल स्पाइसेस से भरा हुआ बर्गर जिसने पूरे आकिहाबारा में तहलका मचा दिया। देखते ही देखते वो छोटा स्टॉल सिटी की बिगेस्ट सेंसेशन बन गया। जो लोग ब्लैंड टेस्टलेस फूड से बोर हो चुके थे, वे अब लॉन्ग क्यूज में खड़े होकर उस असली स्वाद का एक्सपीरियंस लेने उमड़ पड़े।
कुछ ही घंटों में सारे बर्गर सोल्ड आउट हो गए और क्रेसेंट बर्गर की जबरदस्त सक्सेस ने पहले ही दिन 43,000 से ज्यादा गोल्ड का प्रॉफिट दे दिया। लेकिन शीरो के लिए असली जीत सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये लोगों के दिलों में होप जगाने वाली विक्ट्री थी। इसने पूरे शहर को दिखा दिया कि हाई क्वालिटी वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट्स इस वर्ल्ड में पॉसिबल हैं। अकीहाबारा के सिटीजन्स के दिलों में फिर से बेटर लाइफ की एक नई उम्मीद जग चुकी थी। इस इवेंट ने तुरंत सभी मेजर कॉम्बैट और प्रोडक्शन गिल्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें समझ आ गया कि रियल टेस्ट वाले फूड का राइज पूरे शहर की इकोनॉमी और पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन शीरो के लिए बर्गर्स बेचना और गोल्ड कमाना तो बस फर्स्ट स्टेप था, एक मच बिगर प्लान की शुरुआत। जब क्रेसेंट मून अलायंस अपने बिजनेस में बिजी थी, शीरो ने सीक्रेटली कांटेक्ट किया अपने पुराने फ्रेंड से, डिबॉचरी टी पार्टी के फॉर्मर मेंबर और वेस्ट विंड ब्रिगेड के गिल्ड मास्टर से। वेस्ट विंड ब्रिगेड भले छोटा था पर एलीट कॉम्बैट गिल्ड्स में से एक था। शीरो ने उसे अपना सपना बताया, एक न्यू अकीहाबारा जहां लोग रिस्पेक्ट और पर्पस के साथ जी सके और जहां ये सिटी अब किसी के लिए जेल जैसी ना लगे। उसे सोजिरो की मदद चाहिए थी, बर्गर्स के लिए नहीं बल्कि कुछ और बहुत जरूरी चीज के लिए। सोजिरो को शीरो की फुल प्लान समझ नहीं आई, लेकिन उसने कभी अपने स्ट्रैटेजिस्ट दोस्त के इंस्टिंक्ट्स पे डाउट नहीं किया, इसलिए उसने बिना किसी हेजिटेशन के हेल्प के लिए हाँ कह दी। धीरे धीरे शीरो की ग्रैंड प्लान शेप लेने लगी, हर पजल पीस अपनी जगह पर फिट हो रहा था। अब क्रेसेंट मून अलायंस, कई छोटे गिल्ड्स और वेस्ट विंड ब्रिगेड जैसे स्ट्रॉन्ग अलाइज के सपोर्ट से शीरो अपने प्लान के सेकंड फेज के लिए तैयार था। एक ऐसा फेज जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पूरे अकीहाबारा के सोशल स्ट्रक्चर को बदल देगा। कहानी यहीं से और इंटेंस हो जाती है क्योंकि अब एक साइलेंट रेवोल्यूशन की शुरुआत होने वाली थी और इसके मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही ग्लासेस विलेन शीरो था। एल्डर टील की दुनिया में क्वेस्ट लाइफ का एसेंशियल पार्ट थी। छोटी क्वेस्ट जैसे लॉस्ट पीपल को ढूंढना या बड़ी एपिक क्वेस्ट जो रेयर रिवॉर्ड्स, एक्सपीरियंस पॉइंट्स और मैजिक नॉलेज देती थी। शीरो की पार्टी के पास जो ग्रिफिन समनिंग विसल थी वो भी ऐसे ही एक रेयर क्वेस्ट का रिवॉर्ड था। अब क्रेसेंट बर्गर की बूमिंग सक्सेस के बाद शीरो के प्लान का नेक्स्ट स्टेप था 5 मिलियन गोल्ड जुटाना। ये अमाउंट उसके अगले ग्रैंड मिशन को शुरू करने के लिए जरूरी कैपिटल थी। इसे अचीव करने के लिए उसने क्रेसेंट मून अलायंस की 2 कोर मेंबर्स मिरियल और हेनरिएटा को 3 बिगेस्ट प्रोडक्शन गिल्ड्स रॉडरिक मर्चेंट गिल्ड, मरीन एजेंसी और शॉपिंग स्ट्रीट 8 से नेगोशिएट करने भेजा। नेगोशिएशन बेसिकली एक माइंड बैटल थी। डिजास्टर के बाद से रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज थी क्योंकि बहुत कम प्लेयर्स एडवेंचर पर निकलते थे, जिससे प्रोडक्शन गिल्ड्स के पास मोनोपोली थी। लेकिन क्रेसेंट बर्गर के रियल टेस्ट ने सडनली एक मैसिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी थी जिसे कोई भी बिग गिल्ड छोड़ना नहीं चाहता था। अंदर से नर्वस होने के बावजूद उन्होंने काम और कॉन्फिडेंट डिमीनियर बनाए रखा। शुरुआत में उन्होंने प्रपोजल रखा कि गिल्ड्स उनके फूड स्टॉल्स के लिए मटेरियल सप्लाई करें, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बात को एक बड़े टॉपिक की तरफ मोड़ा, क्रेसेंट मून अलायंस के अपकमिंग मैसिव कैंपेन की ओर, एक ऐसा मिशन जिसे वो अकेले अकम्प्लिश नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहुत क्लेवरली हिंट दिया नोवा स्पीयर पायनियर्स नाम के एक लेजेंडरी क्वेस्ट का, जिसके लिए 5 मिलियन गोल्ड का हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन रिवॉर्ड्स इमेजिन से भी परे थे। अपनी बात को वेट देने के लिए उन्होंने रिवील किया कि इस मिशन का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ग्लासेस विलन शीरो है, वही जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट जो कभी लेजेंडरी रेड ग्रुप डिबॉचरी टी पार्टी का हिस्सा था और रेयर ग्रिफिन्स का मालिक था। शीरो का नाम सुनते ही गिल्ड लीडर्स का रवैया बदल गया। उन्हें यकीन था कि शीरो जितनी कैलिबर का व्यक्ति अगर किसी क्वेस्ट पर काम कर रहा है तो उसके आउटकम जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। प्रूफ के तौर पर नियंता ने उन्हें एक रेड डेजर्ट सर्व किया, एक हलवा जो लेवल 85 मॉन्स्टर के एग से बनाया गया था। उस एक बाइट ने दिखा दिया कि उनके पास वो रेयर कुलिनरी स्किल है जो किसी और के पास नहीं है। अंत में बैलेंस बनाए रखने के लिए मेरियल ने प्रपोजल दिया कि हर गिल्ड 1.5 मिलियन गोल्ड इन्वेस्ट करे और बदले में मिशन के सक्सेस के बाद उन्हें रेसिपी एक्सेस और फुल प्लान डिटेल्स मिले। ऑफर इतना टेम्पटिंग था कि तीनों गिल्ड्स ने तुरंत डील साइन कर ली और इस तरह शीरो ने अपनी रियल प्लान को रिवील किए बिना ही सारी फंडिंग जुटा ली। उधर हैमलिन गिल्ड में टोया और मिनोरी की हालत अब भी वैसी ही थी। वे एक्सप्लॉइट हो रहे थे, मुश्किल टास्क में फंसे थे। मिनोरी शीरो की एडवाइस याद करते हुए कि इंपॉर्टेंट आइटम्स हमेशा बैंक में रखो, खुद को गिल्टी फील कर रही थी कि उसकी वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया। लेकिन तभी शीरो का एक कोडेड मैसेज पहुंचा जिसमें उसने प्रॉमिस किया था कि वो अगले दिन उन्हें रेस्क्यू करने आएगा। वो छोटा सा वादा उनके लिए उम्मीद की रोशनी बन गया। दोनों सिबलिंग्स ने फिर से हिम्मत जुटाई और अपनी क्रूअल रियलिटी को सहने लगे, बस इस उम्मीद में कि कल उनकी मुक्ति का दिन होगा। क्रेसेंट मून अलायंस के एचक्यू में मेरियल और हेनरिएटा एग्जॉस्टेड लेकिन प्राउड होकर लौटी। उन्होंने शीरो द्वारा सौंपा गया टास्क पूरी तरह सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। शीरो ने उन्हें काम स्माइल के साथ वेलकम किया और कहा, गोल्ड जुटाना तो बस शुरुआत थी, असली लड़ाई अब शुरू होगी। और अगले ही दिन अकीहाबारा के हर गिल्ड मास्टर को एक मिस्टीरियस इन्विटेशन मिला, एक ग्रैंड मीटिंग का जो इस सिटी के फ्यूचर को तय करने वाली थी। उसकी मेजबानी कर रहे थे लॉग होराइजन और क्रेसेंट मून अलायंस और यहीं से असली गेम शुरू होने वाला था। बिना सोर्ड्स या स्पेल्स के फिर भी टेंशन से भरपूर एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली थी जहां शीरो आकीहाबारा के सबसे स्ट्रांग लोगों का सामना करेगा और उन्हें अपने विजन को मानने के लिए राजी करेगा। उसी समय शीरो के प्रॉमिस से इंस्पायर्ड होकर टोया और मिनोरी ने अपनी पर्सनल फाइट शुरू करने का निर्णय लिया।
द ईव ऑफ द हिस्टोरिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर गिल्ड हॉल का माहौल क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट से भर गया था, क्योंकि आकीहाबरा के टॉप गिल्ड लीडर्स डबल डी, ब्लैक स्वॉर्ड नाइट्स, ऑनेस्टी, वेस्ट विंड ब्रिगेड और सिल्वर सोर्ड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पहुंचने लगे। मरीन एजेंसी, रॉड्रिक मर्चेंट गिल्ड, शॉपिंग स्ट्रीट 8, ग्रैंडियोर और रेडियो मार्केट जो गिल्ड्स को रिप्रेजेंट करते थे, और निश्चित रूप से क्रेसेंट मून अलायंस और न्यूली फॉर्म्ड गिल्ड लॉग होराइजन मीटिंग के होस्ट के रूप में मौजूद थे। लॉग होराइजन की तरफ से शीरो ने अपना स्पीच शुरू किया, लेकिन ब्लैक स्वॉर्ड नाइट्स के लीडर आइजैक और सिल्वर स्वॉर्ड के हेड विलियम मैसेच्यूसेट्स ने उसे तुरंत रोक दिया। उन्होंने कहा, इतना फॉर्मल इंट्रोडक्शन छोड़ो और सीधे मुद्दे पर आओ। शीरो ने बताया कि मीटिंग का मेन गोल था पोस्ट कैटास्ट्रोफे आकीहाबरा की हॉरर सिचुएशन पर चर्चा और सॉल्यूशंस ढूंढना, एक ऐसी वर्ल्ड जहां से वे शायद कभी वापस न लौट पाएं। उन्होंने प्रपोज किया कि सिटी वाइड इश्यूज को हैंडल करने के लिए काउंसिल बनाना चाहिए, लेकिन प्रपोजल को गिल्ड लीडर्स, खासकर कॉम्बैट गिल्ड से स्ट्रॉन्ग स्केप्टिसिज्म और रेजिस्टेंस मिला। उनका कहना था कि ये स्मॉल गिल्ड अलायंसेस बनाने के पिछले अटेम्प्ट्स की तरह ही यूजलेस प्लान होगा और सिर्फ प्राइवेट इंटरेस्ट सर्व होंगे। कुछ ने तो ओपनली कहा कि उन्हें सिटी की सिचुएशन की कोई चिंता नहीं, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग हब है। इसके बाद सिल्वर सोर्ड लीडर्स मीटिंग छोड़कर चले गए। उधर हैमलिन गिल्ड में एक सीक्रेट रेस्क्यू ऑपरेशन पहले से ही चल रहा था। शीरो के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार टोया और मिनोरी ने सभी कैप्टिव रूकी प्लेयर्स को असेंबल किया और एस्केप की प्रिपरेशन शुरू कर दी। शीरो ने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर अकात्सुकी और न्यूट्सुगु को डिप्लॉय किया था, और सबसे क्रूशियल बात यह थी कि उसने पूरे गिल्ड हॉल पर फुल कंट्रोल हासिल कर लिया था, इसे एक सेफ जोन में बदल दिया। मीटिंग में वापस शीरो ने अपना ट्रू इंटेंट रिवील करना जारी रखा। उसने एम्फेसाइज किया कि उसका गोल कुछ सेलेक्ट लोगों के बेनिफिट के लिए अलायंस बनाना नहीं, बल्कि पूरे आकीहाबारा की ओवरऑल कंडीशन को इम्प्रूव करना है। उसने हैमलिन जैसी एक्सप्लॉयटेटिव गिल्ड प्रैक्टिसेस को एक्सपोज किया और उन्हें सुजुकी नो में फैल रहे केओस से कंपेयर किया। साथ ही प्लेयर्स द्वारा सेल्फ मेड और एनफोर्स्ड लॉज की इमीडिएट नीड पर जोर दिया। डिबेट क्विकली हीटेड अप। जब काउंसिल के डिसीजंस के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछा गया, शीरो ने अपना ट्रम्प कार्ड रिवील किया। उसने अनाउंस किया कि उसने एंटायर गिल्ड बिल्डिंग खरीद लिया है। ये सुनते ही हॉल में सभी लोग शॉक में थे। इस एरिया की ओनरशिप के साथ शीरो के पास पूरा कंट्रोल था कि कौन एंटर कर सकता है और कौन बाहर रह सकता है, इंक्लूडिंग उस बैंक तक जहां मेजॉरिटी प्लेयर्स अपनी वेल्थ डिपॉजिट करते हैं। ये एक इंसेनली स्ट्रेटेजिक मूव था। उसे एक ऑर्डिनरी गिल्ड लीडर से एक लीगल पावर हाउस में बदल दिया, जो इफेक्टिवली आकीहाबारा के प्लेयर कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता था। उसने साफ कहा कि जो कोई भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ओपोज करेगा, उसे गिल्ड हॉल में प्रवेश डिनाई कर दिया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। इस अल्टीमेटम के सामने गिल्ड लीडर्स के पास सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच हैमलिन से मास एस्केप शुरू हो गया। टोया और मिनोरी ने शीरो द्वारा सिखाई गई टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट किया। टोया ने अपने सामुराई स्किल्स का यूज करके एनिमीज को साइलेंट कर दिया, जबकि मिनोरी ने डिफेंसिव बैरियर्स डिप्लॉय करके बाकी रूकीज को एस्केप करने का टाइम दिया। वे सक्सेसफुली एग्जिट पॉइंट पर पहुंच गए, जहां उनका स्वागत शौर्यू और हिन ने किया, क्रिसेंट मून अलायंस के 2 मेंबर्स जिन्हें शीरो ने बैकअप के लिए भेजा था। हालांकि हैमलिन के मेंबर श्रेडर ने टोया को ब्रूटली अटैक किया। उसी वक्त अकात्सुकी अपीयर्ड और श्रेडर को इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज कर दिया। शीरो ने अपने कंट्रोल का यूज करते हुए हैमलिन के सभी मेंबर्स को गिल्ड हॉल से बाहर निकाल दिया, जिससे उनके अब्यूजेस का राज खत्म हो गया। सभी रूकीज को सेफली रेस्क्यू कर लेने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शीरो की बैटल अपने क्लाइमैक्स तक पहुंची। उसने मेजर गिल्ड्स को इंस्पायर किया कि वो आकीहाबारा में एक नई व्यवस्था बनाने में पार्टिसिपेट करें, जिसके 2 मेन गोल्स थे, सिटी में लाइफ रिस्टोर करना और ऐसे रूल्स बनाना जो सबको एक साथ बाइंड कर सकें। और इस तरह आकीहाबारा को रिक्लेम करने की लड़ाई ऑफिशियली शुरू हुई और ग्लासेस विलन शीरो इस सेंट्रल फिगर के रूप में खड़ा था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आकीहाबारा में पॉजिटिव चेंजेस धीरे धीरे दिखाई देने लगे। एक हफ्ते बीतते ही सिटी जैसे रिवाइव हो गई थी, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी एंड होप, और ये सब शीरो के इंस्पायरिंग स्पीच का रिजल्ट था। कॉन्फ्रेंस में उसने एक रेवोल्यूशनरी सीक्रेट भी रिवील किया, ऐसे ऑब्जेक्ट्स और टेक्नोलॉजीज बनाने की कैपेबिलिटी जो एल्डर टेल में पहले कभी नहीं थी। अब प्लेयर्स अपनी रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज के साथ इस वर्ल्ड में अवेलेबल मटेरियल्स का यूज करके प्रैक्टिकली कुछ भी क्रिएट कर सकते थे। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल तब सामने आया जब मेजर प्रोडक्शन गिल्ड्स ने शीरो के हिंट पर केवल 12 आवर्स में एक फुली फंक्शनल स्टीम इंजन बना लिया। इस डिस्कवरी ने आकीहाबारा की इकोनॉमी के लिए एक नए एरा का संकेत दिया, जहां क्रिएटिविटी और लेबर को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। इसने लोगों को सिटी छोड़कर हंटिंग, रिसोर्स गैदरिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज करने के लिए भी मोटिवेट किया, जिससे लेथार्जी और डिस्पेयर की प्रॉब्लम्स कम हुई। इकोनॉमी को बूस्ट करने के साथ साथ शीरो ने सभी के लिए बेसिक सेफ्टी और फेयरनेस इंश्योर करने वाले रूल्स भी सेट किए। इनमें इंक्लूडेड था लोअर एरियाज पर क्लाइंबिंग रेस्ट्रिक्शंस, गिल्ड जॉइन और लीव फ्रीडम, और सबसे इम्पॉर्टेंट
इस सिटी के इनहैबिटेंट्स को ट्रीट करना एज ट्रू ह्यूमंस विद राइट्स इक्वल टू ब्रेव एडवेंचरर्स। शुरू में इस प्रपोजल को रेजिस्टेंस मिला, लेकिन शीरो की शार्प रीजनिंग और विजनरी थिंकिंग ने धीरे धीरे गिल्ड लीडर्स को कन्विंस कर लिया। इवेंचुअली डबल डी के लीडर, जो पहले स्केप्टिकल थे, ओपनली सपोर्ट में आ गए। वेस्ट विंड ब्रिगेड, ब्लैक स्वॉर्ड नाइट्स और ऑनेस्टी जैसे मेजर गिल्ड्स भी शामिल हुए। इस तरह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ, एक अलायंस ऑफ आकीहाबारा के मेजर गिल्ड्स यूनाइटेड अंडर द शेयर्ड गोल ऑफ बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के इमीडिएट बाद फर्स्ट डिसीजंस इंप्लीमेंट किए गए और रियल टेस्ट वाले फूड की सीक्रेट रेसिपीज पब्लिक कर दी गईं। परिषद के कामों के लिए फंड रेज करने के मकसद से गिल्ड हॉल के हर उपयोग पर एक छोटा सा टैक्स लगाया गया और सेलिब्रेशन के लिए एक ग्रैंड फीस्ट का आयोजन किया गया। उसी समय शीरो ने डिसाइसिवली हिमिलिन गिल्ड को टैकल किया। गिल्ड हॉल और बैंक तक उनकी पहुंच ब्लॉक कर दी, जिससे उनकी पूरी ऑपरेशन कैपेबिलिटी बंद हो गई और मेंबर्स को शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस बीच रेस्क्यू ड्रू की प्लेयर्स को एक नया होम मिला, जिनमें से अधिकांश रेस्क्यू के दौरान शीरो की काइंडनेस और ब्रेवरी से प्रभावित होकर क्रिसेंट मून अलायंस में शामिल हो गए। गिल्ड हॉल अब भीड़ भाड़ वाला हो गया था। ये एक सरप्राइजिंग लेकिन वार्मली वेलकम इवेंट था। साथ ही लॉग हॉरिजन ने 2 नए मेंबर्स को वेलकम किया, कोई और नहीं बल्कि टोया और मिनोरी। दोनों भाई बहन बिना हेजिटेशन के उस टीचर गिल्ड में ज्वाइन करने आए, जिसे वो सिंसियरली रिस्पेक्ट करते थे। उनकी ऑनेस्टी और डिटर्मिनेशन देखकर अब शीरो उनके लिए गिल्ड मास्टर के तौर पर इनकार नहीं कर सका और खुशी खुशी उन्हें स्वीकार कर लिया। उस शाम स्टार से भरे स्काई के नीचे लॉग हॉरिजन के पुराने और नए मेंबर्स न्यानता की फ्लेवरफुल करी के आसपास इकट्ठा हुए। ये एक वार्म और पीसफुल मोमेंट था, जो एक नई शुरुआत का सिंबल बन गया। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। आकीहाबारा के ट्रांसफॉर्मेशंस की खबर धीरे धीरे दूर दराज के स्टेट्स तक पहुंच गई। उन स्टेट्स ने इन्वेस्टिगेशन के लिए इनवॉइस भेजना शुरू किया और जल्दी ही पावरफुल स्टेट्स में से एक एस्टेल का ऑफिशियल इनविटेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। आने वाले दिनों में इस नई वर्ल्ड में लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। लॉग हॉरिजन के नए मेंबर्स की ट्रेनिंग सेशंस के दौरान टोया और मिनोरी नेत्सुगु और आकात्सुकी की स्ट्रिक्ट लेकिन केयरिंग गाइडेंस में धीरे धीरे अपनी रूल्स में प्रोफिशिएंट हो गए। उन्होंने कोऑर्डिनेशन का महत्व और प्रत्येक क्लास की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझा। इस बीच लॉग हॉरिजन के एचक्यू में शीरो ने अपना रिलेंटलेस रिसर्च जारी रखा। वो केवल रियल वर्ल्ड में लौटने का रास्ता खोजने में नहीं लगा था, बल्कि इस नई वर्ल्ड की ट्रू नेचर को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी राइटिंग स्किल्स का यूज करके ऐसी चीजें बनाने की कोशिश की जो गेम की लिमिटेशन से बाहर हों, ठीक वैसे ही जैसे चेफ्स और क्राफ्ट्समैन पहले ही बना चुके थे। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड पीस मेरियल की इमोशनल फटीग के कारण टूट गई, जो पेपर वर्क से थक चुकी थी और समर हॉलीडेज के लिए तरस रही थी। इस समस्या को सॉल्व करने और नए प्लेयर्स को ट्रेन करने के वादे को पूरा करने के लिए शीरो ने तुरंत एक प्लान बनाया। ज़ैंटलेफ रीजन के कोस्टल टाउन चाओशी में लेवल 40 से नीचे के सभी एडवेंचरर्स के लिए समर ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया। इस प्लान ने केवल मैरियल की इच्छा पूरी की, बल्कि नए प्लेयर्स को सेफ और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में सीखने और ग्रो करने का मौका भी दिया। जैसे ही आकीहाबारा कैंप की प्रिपरेशंस में एक्साइटमेंट छा गई, एक और मेजर इवेंट हुआ, लीग ऑफ फ्री सिटीज ऑफ एस्टेल, जो लैंड पीपल के मोस्ट पावरफुल फैक्शंस में से एक थी, का डेलीगेशन आकीहाबारा पहुंचा। उनके साथ लॉर्ड सार्जेंट कोहेन का ऑफिशियल इनविटेशन था, जिसमें रिक्वेस्ट किया गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लॉर्ड्स काउंसिल और अगले महीने होने वाले बॉल में रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाएं। ये फर्स्ट ऑफिशियल कॉन्टैक्ट था ब्रेव पीपल और लैंड पीपल के पॉलिटिकल पावर्स के बीच, जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक चैलेंज पेश किया। उन्हें इस वर्ल्ड के बारे में वैल्यूएबल इन्फो गैदर करने और लोकल पावर्स के पॉलिटिकल प्लान्स में इन्वॉल्व होने के रिस्क्स के बीच बैलेंस करना था। डीप डिस्कशंस के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया कि एक डेलीगेशन भेजी जाएगी, जिसमें काउंसिल के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव क्रस्टी, प्रोडक्शन गिल्ड्स का रिप्रेजेंटेटिव मिचिताका और इंटेलिजेंस एनालिस्ट के तौर पर शीरो शामिल होंगे। हेनरिएटा ने भी ज्वाइन करने का फैसला किया, ऑफिशियली एज ऑब्जर्वर, लेकिन वास्तव में अकात्सुकी की केयर के लिए। डेलीगेशन का डेस्टिनेशन था इटर्नल आइस पैलेस, जहां बॉल का आयोजन होता था। पूरी तरह से मैजिकल आइस से बनी एक स्टनिंग स्ट्रक्चर। वहां उन्होंने एस्टेल लीग के हेड लॉर्ड सार्जेंट कोहेन से मुलाकात की और बातचीत की। इस मीटिंग के दौरान शीरो ने रियलाइज किया कि लैंड पीपल की सोशल स्ट्रक्चर ब्रेव पीपल की गिल्ड सिस्टम से काफी सिमिलर थी, जहां पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है और डिसीजंस बातचीत से लिए जाते हैं। हालांकि बॉल का एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली टेंस था। दोनों साइड्स अलर्ट थी और कॉशियस थी, एक दूसरे के बारे में ज्यादा रिवील किए बिना इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच चाओशी समर कैंप में नए प्लेयर्स फ्रेश सी ब्रीज का आनंद ले रहे थे और अपनी नेक्स्ट चैलेंज लाग्रांडा फॉरेस्ट डंजन रेड की तैयारी कर रहे थे।
ये उनके द्वारा सीखी गई हर स्किल की ट्रू टेस्ट होगी और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें अपने इंस्ट्रक्टर्स की डायरेक्ट हेल्प के बिना इसका सामना करना होगा, जो टीम मेंबर्स के बीच इंडिपेंडेंस और ट्रस्ट का क्रूशियल लेसन था। शीरो ने यह लेसन केयरफुली नोट किया और मिनोरी को असाइन किया। एल्डर टेल की वर्ल्ड में डंजन स्पेशल जोन्स होते हैं जहां मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट्स कन्फाइंड स्पेस में होती हैं, रिक्वायरिंग कॉम्प्लेक्स टीम वर्क। इटर्नल आइस पैलेस में बॉल के सीरियस एटमॉस्फेयर के बीच राउंड टेबल डेलीगेशन ने एक यूनिक काइंड ऑफ बैटलफील्ड का सामना किया, एक हाई टेंशन डिप्लोमेटिक स्ट्रगल। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव क्रस्टी ने लॉर्ड सार्जेंट के साथ और समय पाने के लिए डांस इन्विटेशंस को स्किलफुली डिक्लाइन किया, जबकि शीरो अपनी रिलेक्टेंस के बावजूद प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए डांस फ्लोर पर पुश कर दिया गया। लकीली हेनरिएटा अपने बार्ड क्लास के साथ आइडियल डांस पार्टनर बन गई, गाइडिंग शीरो ग्रेसफुली हर स्टेप पर और बार्ड की रोल समझाई, एक सपोर्ट क्लास जो म्यूजिक का यूज करके एलीज को स्ट्रेंथन और एनिमीज को वीकन करती है। जब शीरो और हेनरिएटा डांस कर रहे थे, अचानक अकात्सुकी को पीपल ऑफ द लैंड के बच्चों ने हाइड एंड सीक खेलने के लिए खींच ले गया। उस ब्रीफ मोमेंट ऑफ जॉय में उसने रियलाइज किया कि खुद एक ब्रेव और कॉमन चाइल्ड के बीच फर्क कितना था। वहीं मिनोरी अपनी अपकमिंग डंजन रेड को लेकर एंग्जियस थी, इसलिए उसने शीरो से कांटेक्ट किया। उसने उसे रिमाइंडर दी बैटलफील्ड के कोर प्रिंसिपल्स की जो उसने सिखाए थे और जोर दिया कि वो कभी अकेली नहीं है और लेवल ही सब कुछ नहीं है। ये शॉर्ट कन्वर्सेशन ने मिनोरी को काफी करेज मिला। अगले दिन शीरो और डेलीगेशन को पता चला कि उनकी नई कुकिंग टेक्निक पीपल ऑफ द लैंड कम्युनिटी में फैल रही थी, जो ब्रेव पीपल के बढ़ते इन्फ्लुएंस का संकेत था। शीरो ने समझाया कि नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए उन्हें इस वर्ल्ड को बेहतर समझना होगा। उन्होंने एस्टिल लीग की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन का भी एनालिसिस किया, जहां नोबल फैमिलीज ब्रेव पीपल को अपने साइड में करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि पोस्ट कैटास्ट्रॉफी द क्वेस्ट सिस्टम बदल गया था, जिससे अनएक्सपेक्टेड आउटकम सामने आ रहे थे, स्पेशली नए प्लेयर्स के लिए। इस बीच लग्रांडा फॉरेस्ट के समर कैंप में टोया, इसुजू, सरारा और रैंडल हाउस, जिसे कोड नेम एरोगेंट मेज से जाना जाता था, के साथ मिनोरी का स्क्वाड अपनी फर्स्ट डंजन रेड की तैयारी कर रहा था। शुरू में उनके पर्सनालिटीज के क्लैश की वजह से थोड़े डिसएग्रीमेंट्स हुए, लेकिन आखिरकार वे डंजन में पहुंच ही गए। उनके सामने पहली चुनौती थी 3 स्केलेटन्स का एक समूह, और ऑनेस्टली ये फाइट काफी स्मूथ लगी। शुरुआत में टोया, जो एक सामुराई टैंक की भूमिका निभा रहा था, एफिशिएंटली दूर से अटैक्स को ड्रॉ कर रहा था, जबकि रैंडल हाउस ने अपने डिस्ट्रक्टिव मेज पावर्स का शोकेस किया, और इसुजू एक बार्ड के रूप में सपोर्टिव सॉन्ग्स का इस्तेमाल करके उनकी मैजिकल स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई कर रहा था। लेकिन फिर रैंडल हाउस का ईगो और इनएक्सपीरियंस ही उनकी डाउनफॉल बन गया। उसने छिपे हुए स्केलेटल आर्चर्स को नोटिस नहीं किया और अपनी मैसिव स्पेल से सारे एनिमीज का अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। पूरा स्क्वाड केओस में फंस गया और बाकी लोग समय पर रिएक्ट नहीं कर पाए। उनके पास बस 2 ही विकल्प थे, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या रिट्रीट, और उन्होंने भागना ही चूज किया। और यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। वही एटर्नल आइस पैलेस में क्रस्टी ने पोलाइटली लेकिन फर्मली एक लॉर्ड के इनविटेशन को डिक्लाइन किया और इंस्टेड प्रिंसेस लैनिशा अलार्ड कोइन को डांस के लिए इनवाइट किया। ये डिप्लोमेसी का एक क्लेवर मूव था। एल्डर टेल की वर्ल्ड में ब्रेव पीपल और लैंड ड्वेलिंग फ्री फोक के अलावा डेमी ह्यूमन रेसेस भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे घोस्ट्स, बीस्ट्स और काउंटलेस अदर क्रीचर्स। इंडिविजुअली ये मॉडरेट लेवल एडवेंचरर्स से वीकर थे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ उनकी शेयर नंबर्स और डाइवर्सिटी में छुपी है। मुख्य रूप से ये यमाटो आर्किपेलागो के नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में पाए जाते हैं। मीनवाइल एटर्नल आइस पैलेस में राउंड टेबल डेलीगेशन ने एस्टल लीग के लॉर्ड्स के साथ पैक्ड स्केड्यूल बैंकेट्स और मीटिंग्स का सामना किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अलग अलग इवेंट्स में जाएंगे। शीरो ने एकेडमिक काउंसिल मीटिंग अटेंड की, मिचिटाका ने लॉर्ड डार्ट के बैंकेट में हिस्सा लिया और क्रस्टी यंग वॉरियर्स की असेंबली में। अपनी चार्म और फ्लैटरी स्किल्स पर भरोसा रखते हुए क्रस्टी ने खुद को एक एक्सट्रीमली पावरफुल शील्ड के रूप में इक्विप किया, और वो शील्ड कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस लैनिशा थी। शुरू में लेथार्जिक और समवॉट लेजी प्रिंसेस, जो दिन भर बस चिल करना चाहती थी, क्रस्टी की प्रेजेंस से परेशान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रस्टी उसके थॉट्स पढ़ सकता है। लेकिन अपने इंसाइट और साइकोलॉजिकल टैक्ट से क्रस्टी ने जल्दी ही सिचुएशन अपने फेवर में कर लिया। उसने एक म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट प्रपोज किया। वे दोनों इवेंट्स में साथ रहेंगे। इससे उन्हें बोरिंग सोशल गैदरिंग से बचने का एक्सक्यूज मिल गया, और साथ ही अन्य नोबल्स और अरिस्टोक्रेट्स की सर्वेलेंस करने में भी एडवांटेज मिला। एस्टिल के यंग वॉरियर्स के फ्रेंडली मैच में क्रस्टी ने एक लेवल 90 एडवेंचरर की रॉ पावर शोकेस की। उसने एफर्टलेसली अपने सभी अपोनेंट्स को डिफीट किया और इवनिंग बैंकेट में प्रिंसेस लैनिशा के साथ जाने का ऑनर भी अर्न किया। प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में क्रस्टी धीरे धीरे लैनिशा की शेल तोड़ता गया, और उसने उसे अपनी यंगर सिस्टर से कंपेयर किया, जो रियल वर्ल्ड में भी लेजी थी, और माना कि लैनिशा की प्रेजेंस उसे घर की याद कम कर देती थी। इस बातचीत के जरिए उसने ब्रेव पीपल और लैंड ड्वेलिंग फ्री फोक के बीच बेसिक डिफरेंसेस समझाए।
फ्रीडम टू डू वॉटएवर, स्लीप व्हेनेवर, रोम एनीवेयर, लेकिन इसके लिए डिटर्मिनेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। जो रिलेशनशिप शुरू में म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन पर आधारित था, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग और एम्पथी में बदल गया। वहीं समर कैंप में मिनोरी का स्क्वाड अपनी फर्स्ट फेलियर के बाद भी लग्रांडा फॉरेस्ट डंजन रेड जीतने के प्रयास में स्ट्रगल कर रहा था। बार बार फेलियर्स हुए, सेल्फ ब्लेम और हेल्पलेसनेस के वेट में दबे रहे। इसुजू अपनी एबिलिटीज पर डाउट करने लगा, सोचने लगा शायद वो टू वीक है या उसमें पोटेंशियल कम है। डिस्पाइट सब कुछ मिनोरी ने मजबूती बनाई रखी, मानते हुए कि ये ट्रायल उन्हें खुद ही ओवरकम करना होगा। इसी समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और एस्टिल लीग के बीच इंटेलिजेंस गेम चल रही थी। ब्रीफ पीपल की इमेंस पावर और कैपेबिलिटीज को समझते हुए लॉर्ड्स हर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे उन्हें अपनी साइड में अट्रैक्ट करने के लिए। उन्होंने हाई टाइटल्स ऑफर किए और बड़े इंसेंटिव्स दिए, जैसे मॉन्स्टरस थ्रेट से निपटने के लिए सी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हेल्प। शीरो और उनकी डेलीगेशन ने इसे कॉम्प्लेक्स वेब समझा और उन्हें केयरफुल रहना पड़ा ताकि वो एस्टिल के इंटरनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में ना फंसे। उन्हें दोनों साइड्स के बीच कोलैबोरेशन के लिए क्लियर रूल सेट करने की जरूरत थी, इसलिए शीरो ने आकात्सुकी को इंटेलिजेंस गैदर करने भेजा। उसे पता चला कि हालांकि लॉर्ड्स कोऑपरेशन चाहते थे, लेकिन वो ब्रेव पीपल की पावर से एक्सट्रीमली कॉशियस और इंटिमिडेटेड थे और इंटरनली वो डिबेट कर रहे थे कि सिचुएशन को डिप्लोमेसी से हैंडल करें या शेयर फोर्स से। कॉन्फ्रेंस की लास्ट नाइट जब शीरो बालकनी में अकेले कॉन्टेम्पलेशन में डूबा हुआ था, उसकी मुलाकात हुई एक मिस्टीरियस मेट से जो अपना परिचय मेरिल लेक के रेजन से देता है। रेजन अपोक्लिप्स की ट्रू नेचर और इस दुनिया की डीपेस्ट मिस्ट्रीज के बारे में बहुत कुछ जानता था। महल के सेक्रेड एटमॉस्फेयर में शीरो, आकात्सुकी और मेज स्कॉलर रेजन द हेयर ऑफ सेज टाइटल फ्रॉम मेरिल लेक के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई। रेजन ने शॉकिंग हाइपोथेसिस रिवील किया कि उस कैटास्ट्रोफिक इवेंट जिसे वर्ल्ड कैटालिज्म कहा जाता है, एक्चुअली में एक वर्ल्ड स्केल मैजिक जिसे वर्ल्ड फ्रैक्शन कहते हैं का तीसरा एक्टिवेशन था। पहली घटना 350 साल पहले हुई थी, जब एल्फ प्रिंसेसेस ने रिवेंज मोटिव से वॉन्डरिंग सोल्स का यूज करके डेमी ह्यूमंस क्रिएट किया, जिससे वर्ल्ड प्लंज्ड इनटू एन एज ऑफ डार्कनेस। दूसरी घटना 240 साल पहले हुई थी, जब डिवाइन समन मैजिक का यूज करके गॉड्स के ब्रेव एमिसरीज डेमी ह्यूमंस के खिलाफ इस वर्ल्ड में लाए गए। रेजन ने बताया कि सोल थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ दो टाइप्स की एनर्जी से बना है, माना यानी स्पिरिट जो एमपी के बराबर है और कॉन्शियसनेस और पर्सनैलिटी रखता है, और एनिमा यानी बॉडी जो एचपी के बराबर है और मेमोरीज ब्रेन में स्टोर होती हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी एनिमा और माना दोनों कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। हालांकि एक एडवेंचरर के पास डेमी ह्यूमन जैसी रिजरेक्शन सिस्टम होती है, जिससे उसकी माना वापस चैपल में लौटकर एनिमा को रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। फिर भी ये प्रोसेस इम्परफेक्ट होती है और रिजल्ट में उसके एक्सपीरियंस का एक हिस्सा या उसके मेमोरीज का कुछ हिस्सा परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जब कोई एडवेंचरर मरता है तो वो अपनी यादों के कुछ हिस्से खो देता है, शायद वो भी जो उसकी रियल वर्ल्ड मेमोरीज से जुड़े हों। और यहाँ से कहानी थोड़ी हैवी और इमोशनल हो जाती है। चावशी के समर कैंप में लगातार फेलियर्स के बाद मिनोरी का स्क्वाड एकदम टेंस और भारी माहौल में फंस गया था। सेल्फ ब्लेम और गैगनजाइटिक आरोपों ने उन्हें लिटरली टूटने के कगार पर ला दिया था। टोया, रैंडल हाउस, इसुजू और सिरारा सभी फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस में डूबे हुए थे। डिस्पाइट उनकी बेस्ट एफर्ट्स, वे समझ नहीं पा रहे थे कि डंजन की सबसे इजी चैलेंजेस में भी वे फेल क्यों हो रहे थे। मिनोरी जो शीरो की टीचिंग्स के अनुसार लीडरशिप निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी, खुद कंफ्यूजन और एंग्जाइटी में थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ज़रूरी चीज़ छोड़ दी है, ग्रुप बैटल का एक कोर एलिमेंट जिसे शीरो ने कभी एक्सप्लिसिटली हाईलाइट नहीं किया था। अगली सुबह, उससे पहले कि वे एक और पॉसिबल फ्यूटाइल अटेम्प्ट के लिए तैयार हों, मिनोरी ने करेज जुटाई और सजेशन दिया कि वे कुछ समय के लिए डंजन एंट्री को पॉज कर दें। उसने प्रपोज किया कि फेलियर्स के फास्ट पेस स्पाइरल में जाने की बजाय वे बैठकर बात करें और एक दूसरे को जेन्युइनली समझें। उसे एहसास हुआ कि उनकी वीकनेस कोई स्ट्रैटेजी या स्किल की कमी नहीं थी, बल्कि रियल ट्रस्ट और कनेक्शन की कमी थी। वे बस स्ट्रेंजर्स का एक ग्रुप थे जिन्हें एक साथ थ्रोन किया गया था, ना कि रियल फ्रेंड्स या कंपेनियंस। जब तक वे एक दूसरे पर भरोसा करना और डिपेंड करना सीखेंगे, तब तक वे ट्रू टीम नहीं बन पाएंगे जो किसी भी चैलेंज का सामना कर सके। इसी बीच पैलेस में रीजन के साथ सीक्रेट डिस्कशन के बाद शीरो और उसका डेलीगेशन पॉलिटिकल नेगोशिएशंस में लग गया। उन्हें नोबल से टेम्पटिंग लेकिन डेंजरस प्रपोजल्स मिले, जिनमें हर एक का एजेंडा अलग था और साहसी लोगों की शक्ति को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस वर्ल्ड की नेचर और हिडन डेंजर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ शीरो ने न्यूट्रल और कॉशियस अप्रोच रखने का फैसला किया। वो जानता था कि कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले उन्हें इस वर्ल्ड और अपनी पोजीशन को समझना होगा, और वो रीजन की वार्निंग के बारे में भी सोचता रहा, हर डेथ के साथ मेमोरी लॉस का खतरा।
ये सच इस न्यू वर्ल्ड में एडवेंचरर्स के लाइफ और डेथ के पर्सपेक्टिव को पूरी तरह बदल सकता था, और शीरो ये सीक्रेट अभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था, कम से कम तब तक जब तक सोल्यूशन न मिल जाए। शुरुआती फेलियर्स के बाद मिनोरी की लीडरशिप में समर कैंप के नए एडवेंचरर्स फाइनली एक स्मॉल सक्सेस हासिल करने में कामयाब हुए। उन्हें पता चला कि उनकी प्रीवियस डिफीट्स का रियल कारण इंडिविजुअल्स के लिए स्ट्रैटेजी की कमी नहीं थी, बल्कि समझ और ट्रस्ट की कमी थी। मिनोरी ने करेज दिखाते हुए सजेशन दिया कि वे एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, प्रेफरेंसेस और फाइटिंग हैबिट्स को जानने का समय निकालें। चर्चा शुरुआत में थोड़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सभी ओपन हुए, उन्हें एक दूसरे के बारे में ऐसी चीज़ें पता चली जो पहले कभी नहीं पता थी। टोया ने समुराई टैंक के रोल और एनिमी अटेंशन अट्रैक्ट करने के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, जबकि रैंडल हाउस या रूडी ने अपने पावरफुल स्पेल्स और उनकी लिमिटेशंस के बारे में बताया। इसुजू ने पावर्ड्स फग नामक यूनिक सपोर्ट स्किल रिवील की जो एनिमी डैमेज को मिटिगेट कर सकता था, गिविंग अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। इस डिस्कशन के दौरान उन्हें समझ आया कि हर इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ कंबाइन करने पर ही वे एक रियल पावरफुल टीम बन सकते हैं। इस न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने रिन्यूड एनर्जी के साथ लगरंडा फॉरेस्ट की डंजन में कदम रखा। इस बार मिनोरी ने शीरो से मिली कॉन्फिडेंस और नॉलेज के साथ स्क्वाड का लीडरशिप परफेक्ट निभाया। उसने क्लियर रोल्स असाइन किए। टोया फ्रंटलाइन टैंक बना एनिमीज का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, सरारा मेन हीलर बनी, रूडी और इसुजू मेन डैमेज डीलर्स, और मिनोरी बैटलफील्ड को ओवरसी करती रही और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट करती रही। रिजल्ट, वे आसानी से उन एनिमीज को डिफीट कर गए जिन्होंने पहले उन्हें फ्ली करने पर मजबूर किया था। वे कोऑर्डिनेटेड अटैक में आगे बढ़े, हार्मोनियसली स्ट्राइक किया और सीमलेस सपोर्ट प्रोवाइड किया। इस विक्ट्री ने उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस और लूट नहीं दिया, बल्कि रियल जॉय और कॉन्फिडेंस भी। उन्होंने टीम वर्क और ट्रस्ट का सबसे वैल्यूएबल लेसन सीखा और रियल फ्रेंड्स बन गए। इसी बीच एटर्नल आइस पैलेस में राउंड टेबल डेलीगेशन ने कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल नेगोशिएशंस के बाद भी कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स अचीव किए। लंबी मीटिंग्स और एग्जॉस्टिंग शेड्यूल्स के बाद भी शीरो ने इस वर्ल्ड का फर्दर स्टडी और रिसर्च करना नहीं छोड़ा। उसने अपनी राइटिंग क्राफ्ट कंटिन्यू की, इस होप के साथ कि वो ऐसे मैजिकल आइटम्स क्रिएट कर सके जो रियल इवेंट्स को शिफ्ट कर सकें। महल और ट्रेनिंग कैंप में चल रही दो अलग अलग लगने वाली घटनाएं अचानक एक मैसिव सेमी ह्यूमन इन्वेजन से हिल गईं। साहुआगिन, मछली जैसे राक्षसों की एक विशाल सेना अनएक्सपेक्टेडली समुद्र से निकल आई और सीधा चाउशी कैंप एरिया पर हमला बोल दिया। नायोत्सुगु और बाकी इंस्ट्रक्टर्स ने तुरंत डिफेंस सेटअप करने की कोशिश की, जबकि शौर्यू फ्रंट लाइंस में कूद गया, सबकी रक्षा करते हुए। उसने बाकी स्क्वाड्स को फॉरेस्ट के अंदर मौजूद ग्रुप्स तक वार्निंग पहुंचाने का आदेश दिया। हालात मिनटों में कंट्रोल से बाहर हो गए। जैसे जैसे हमला पूरे ज़ेंटलेव पेनिनसुला में फैलने लगा, ट्रेनिंग कैंप के एडवेंचरर्स को अपनी सर्वाइवल की असली लड़ाई लड़नी पड़ी। वो अभी लर्नर्स थे, पर फिर भी उन्होंने मिलकर ऐसा कोऑर्डिनेशन दिखाया जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उनकी टीम वर्क ने बाकी नए प्लेयर्स को पीछे हटने और सुरक्षित लौटने के लिए प्रेशियस टाइम दे दिया। इसी बीच इटर्नल आइस पैलेस में इन्वेजन की खबर बिजली की तरह पहुंची। शीरो ने तुरंत एक इमरजेंसी टेलीपैथिक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उसने सभी मेजर मेंबर्स को जोड़ा ताकि वो अलग अलग जगहों पे होने के बावजूद एकजुट रह सकें। उसने बताया कि यह हमला गॉब्लिन किंग के फिर से लौटने का नतीजा है, वही रेकरिंग इन गेम इवेंट जिसे अगर नज़रअंदाज किया जाए तो एक पावरफुल गॉब्लिन आर्मी उभर आती है। लेकिन इस बार हालात अलग थे। एपोकलिप्स के बाद से किसी ने भी इस इवेंट को हैंडल नहीं किया था। मतलब इस अनडेड आर्मी की ताकत पहले से कहीं गुना बढ़ चुकी थी। शीरो ने एक और डिस्टर्बिंग फैक्ट बताया। ईस्टर लीग के पीपल ऑफ द लैंड के पास इस मैसिव इन्वेजन का मुकाबला करने लायक मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी, और इजुमो नाइट्स जो कभी सबसे महान सेना थी, उनकी वेयरअबाउट्स पूरी तरह अननोन थी। इसका मतलब था कि अब एडवेंचरर्स ही एकमात्र उम्मीद थे, क्योंकि अगर ये लड़ाई हारी गई तो इस बार मौत परमानेंट हो सकती थी। कॉन्फ्रेंस का माहौल एकदम टेंस हो गया। पैलेस में प्रिंसेस लेनेसिया को शॉकिंग खबर मिली। उसके पिता को मयामा लौटना पड़ा ताकि वह अनडेड आर्मी के खिलाफ सिटी डिफेंस लीड कर सकें, जबकि लेनेसिया और उसके दादा को वहीं रहकर कॉन्फ्रेंस जारी रखनी थी, पॉलिटिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए। इससे वो एक ऐसे प्रेशर में आ गई जहां उसे वो जिम्मेदारियां उठानी पड़ी जिनसे वो हमेशा भागती रही थी। वापस ट्रेनिंग कैंप में जो लोग पहले हमले से बच गए थे, वो सब स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो गए। डर और कंफ्यूजन हर किसी के चेहरे पर साफ था। नायोत्सुगु और बाकी इंस्ट्रक्टर्स ने हालात को समझाते हुए सबको शांत करने की कोशिश की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगला टारगेट शायद चाओशी सिटी होगा, एक ऐसा ओपन शहर जिसकी कोई दीवारें नहीं थी। नए खिलाड़ियों के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। कुछ लोग रिट्रीट करना चाहते थे जान बचाने के लिए, बट टोया ने डट कर कहा कि वो मासूम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। तभी मिनोरी ने एक बोल्ड और रिस्की प्लान सामने रखा। डिफेंस करने के बजाय पहले अटैक करें, दुश्मन की फॉर्मेशन तोड़े और बढ़त हासिल करें। ये फैसला जितना रेकलेस था उतना ही मैच्योर भी। ये दिखाता था कि ये नए एडवेंचरर्स अब समझ चुके हैं कि ताकत सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज और सेल्फलेसनेस, तीनों क्वालिटीज अब उनमें नजर आने लगी थी।
इसी बीच शीरो ने भी एक बड़ा सीक्रेट सबके साथ शेयर किया। हर बार जब कोई एडवेंचरर मरता है वो अपनी रियल लाइफ मेमोरीज का एक हिस्सा खो देता है। ये सुनकर सबके चेहरे पर शॉक था, लेकिन क्रस्टी ने दृढ़ता से कहा, फियर कोई ऑप्शन नहीं है, रिस्क से भागना डेथ से भी बुरा है। उसने खुद स्वीकार किया कि वो कुछ अपनी यादें पहले ही खो चुका है, फिर भी उसने रुकना नहीं चुना। क्रस्टी के उन शब्दों ने सबका मनोबल फिर से उठा दिया। सबका फोकस अब डर से हटकर सोल्यूशन खोजने पर चला गया। नायुत्सुगु और न्यांता, जो दूसरे बैटलफील्ड में लड़ रहे थे, नए एडवेंचरर्स को सपोर्ट देने के लिए पहुंचे और उन्होंने मिनोरी की लीडरशिप को पूरी रिस्पेक्ट दी। उन्हें समझ था कि फ्रीडम साहसी लोगों का अधिकार है, लेकिन यह आज़ादी हमेशा जिम्मेदारी और डिटर्मिनेशन के साथ आती है, और मिनोरी अब उस लेवल पर पहुंच चुकी थी। अंधेरे में ढके बैटलफील्ड पर मिनोरी की कमांड में यंग एडवेंचरर्स ने अनडेड आर्मी पर रात के सन्नाटे में सडन अटैक किया। उसकी स्ट्रैटेजी क्लियर थी, अगर वो पैसिव डिफेंस करेंगे तो हारेंगे, लेकिन अगर वो पहले वार करेंगे तो एनिमी कंफ्यूजन में पड़ जाएगी, उनका कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा। टोया ने 2 एनिमी स्क्वाड्स को ट्रैप में खींचने के लिए जान पर खेल दी। मिनोरी, जिसने नायोत्सुगु से मिली मैजिक विजन पोशन पी रखी थी, अंधेरे में सब कुछ साफ देख पा रही थी। उसने रूडी को निर्देश दिया कि वो छोटे छोटे स्पेल्स से एनिमी कंट्रोल में रखे ताकि एनर्जी बची रहे। इसूजू को उसने टीम बूस्ट करने के लिए बैटल सॉन्ग्स पर फोकस करने को कहा। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, एकदम कोऑर्डिनेटेड, डिसिप्लिन से भरा। ये उनकी ग्रोथ और टीम वर्क का सबसे सॉलिड प्रूफ था। उधर इटर्नल आइस पैलेस में पॉलिटिकल बैटलफील्ड और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। ईस्टर लीग के नोबल्स ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी। उनके चेहरे पर डर साफ था। उन्हें एहसास हो गया था कि अगर गॉब्लिन्स को नहीं रोका गया तो अगला टारगेट तुसुकुबा या माइहामा हो सकता है। कुछ लोगों को तो शक था कि ये अटैक शायद एडवेंचरस की ही कोई स्कीम हो, लेकिन असली दहशत तब फैली जब उन्हें कंफर्म हुआ कि इजुमो नाइट्स, वो महान सेना जिस पर वो हमेशा भरोसा करते थे, पूरी तरह गायब हो चुकी है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय डेस्परेट कदम उठाने के, एक अपने शहर को बेट बनाकर बाकी की सेना को बचाने का ब्रूटल प्लान। पहली लड़ाई के बाद मिनोरी के ग्रुप ने कुछ देर आराम किया। उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई पहली लूट आइटम, एक जोड़ी मैजिकल ग्लव्स, टीम में बांटी। बिना किसी बहस के सबने डिसाइड किया कि वो रूडी को दी जाए, क्योंकि वही उसका सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। उस छोटे से मोमेंट ने उनकी फ्रेंडशिप को और गहरा कर दिया। उन्होंने अंधेरे में लड़ने का अपना डर भी शेयर किया, लेकिन साथ ही ये प्रॉमिस किया कि सच्चा एडवेंचरर वही है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की रक्षा के लिए करे, चाहे कोई रिवॉर्ड हो या ना हो। तो इस एनिमे सीरीज़ का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, आपकी राय सुनना मुझे सच में अच्छा लगता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो भी कमेंट सबसे बढ़िया होंगे उन्हें मैं अगले वीडियो में शॉर्ट के रूप में दिखाऊंगा, सो मेक श्योर तुम्हारा कमेंट स्टैंड आउट करे।